हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं भाई सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच। एक बहुत जबरदस्त शानदार चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और आज इसका लेक्चर नंबर 10 करने वाले हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सब लोगों को। कैसे हैं भाई सब लोग? बताइए देखा फटाफट से। क्या आप सब लोग लास्ट क्लास में जो पढ़ाया सब कुछ रिवाइज करके आए हैं या फिर नहीं आए? गुड इवनिंग, नमस्कार, फटाफट बताइए जनाब, कैसे हैं सब? हाँ जी, क्या हालचाल आप लोगों के? कैसन बा? सब बढ़िया हो? जल्दी बता दो जरा। मस्त तो एकदम जोरदार जबरदस्त। एंड शुरू किए बिना ही पहले ही एंड? बताओ, रिवीजन नहीं करके आए हो? क्या बात कर रहे हो यार, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे मत करो। मतलब बताओ, मैसेज ही उसका दिखाया जो बोल रहा है नहीं रिवाइज किया है। क्यों क्लास कैंसिल? क्या क्या बोल रहे हो बे तुम? ज्यादा ज्यादा पढ़ लिया क्या आज? फिजिक्स क्या चल रहा है फिजिक्स में तुम्हारा भी? है क्या चल रहा है राजन सर? क्या घुमा फिरा रहे हैं? रोटेशन ग्रेविटेशन क्या क्या चल क्या रहा है तुम्हारा? ज्यादा हैवी हो गया क्या आज फिजिक्स का क्लास? क्यों कैंसिल कैंसिल कर रहे हो? हाँ जी, लेक्चर नंबर 10 है बेटा। आज भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज भी हम लोग सीएफटी ही पढ़ने वाले हैं ना। एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स, अरे बताओ, ऑप्टिक्स चल रहा है भाई, ये आसान पार्ट चल रहा है। बताओ फिजिक्स का, बताओ। हाँ, एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज ही हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में भी देखने वाले हैं, है ना। तो आज का जो अपना टॉपिक है ये है भाई, है ना। और ये सबका अलग अलग क्यों चल रहा है? किसी का रे ऑप्टिक्स चल रहा है, किसी का कुछ और चल रहा है। और वो सर हम अलग अलग जगह से चलवा रहे हैं ना, है ना। यहां कुछ और चल रहा है लेकिन हमारा कुछ और चल रहा है। क्लास में कुछ और चल रहा है लेकिन हमारा घर पे कुछ और चल रहा है ना सर। उसको बैकलॉग कहा जाता है सर, है ना। हाँ, नहीं इजी। अरे और क्या आसानी है यार, बताओ मतलब क्या है। 12th का फिजिक्स इज वेरी इजी, नहीं? 11th के कंपैरिजन में आसान नहीं लगी क्या तुम्हें 12th की फिजिक्स? क्या लग रहा है? नहीं, क्या बात कर रहे हो यार, थोड़ा बहुत तो लगा होगा। नो, ठीक है, वो तो मतलब सबका अलग अलग है भाई। किसी को आसान लगी होगी, किसी को मुश्किल लगी होगी। किसी को 11th की फिजिक्स मुश्किल लग रही है। मतलब मैंने मतलब जितना देखा है, मुझे भी पर्सनली 11th में ज्यादा मुश्किल लगता था। 12th में फिर थोड़ा आसान हो गया था। जैसे केमिस्ट्री भी आप लोग पढ़ते हो ना, 11th की केमिस्ट्री आपको मुश्किल लगती है, 12th में आसान लगती है ना। तो हो सकता है कि वो टाइम का इफेक्ट हो, क्या पता टॉपिक्स का भी इफेक्ट हो। केमिस्ट्री में तो टॉपिक्स का भी इफेक्ट है। 11th क्लास के टॉपिक्स एक्चुअली मुश्किल है ना। 12th क्लास में तो आसान है भाई, मतलब मानना ही पड़ेगा ये तो। अब इसमें कोई इफ एंड बट ही नहीं है। 11th क्लास की केमिस्ट्री इज मोर मुश्किल देन 12th क्लास की केमिस्ट्री। हम्म, और खास तौर से फिजिकल तो, है ना। हाँ, 11 तो वेस्ट है। हाँ, ये तो होना ही था, मतलब 11 वेस्ट। वो उसके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वो मैं अपने आप ही समझ जाता हूँ। 11 तो वेस्ट ही है ना। हाँ, 12th में आगे तो 11th वेस्ट, ड्रॉप लोगे तो 12th वेस्ट, है ना। कॉलेज में जाओगे तो 11 12 दोनों वेस्ट, नहीं। ओसी तो है सिर्फ, ओसी तो 11th में ओसी कम है ना बेटा, 12th में ओसी ज्यादा है, इसलिए आपको लगता है ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आप सोचो, अगर तुमने आइसोमेरिज्म 11th में ना समझा हो, तुमने अगर जीओसी 11th में ना पढ़ी हो, हाइड्रोकार्बन तुमने 11th में अच्छे से ना पढ़ा हो, तो 12th में ना ऐसे झूलते फिरोगे इधर उधर, समझ नहीं आएगा। मक्खी खाने के बाद ना, बड़ी बड़ी वो मक्खियां नहीं होती वो ना, वो अगर इंसान को काट जाए और फिर इंसान ऐसे पागलों की तरह घूमता है ना, वैसे घूमते तुम 12th ओसी में, है ना। तो 11th का ओसी इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। आसान हो सकता है क्योंकि छोटा पोर्शन है ना। हाँ, उसका एप्लीकेशन 12th में आता है, तो इसलिए हमें लगता है कि 12th में ज्यादा मुश्किल है। लेकिन बेस जो तो वहीं से स्टार्ट होता है ना।
आ जाओ। चलो सर हमें क्या करना है यार उसी से, हम तो सीएफटी पढ़ रहे थे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे थे, और लास्ट क्लास में सर हमने स्प्लिटिंग क्या गजब स्प्लिटिंग करी थी सर, और मजा ही आ गया था सर, है ना। हमने तीनों कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग तरीके से स्प्लिटिंग करी, जबरदस्त तरीके से, है ना। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ इफेक्ट्स भी देखे कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो भी हम लोगों ने देखा, उसके कुछ एग्जांपल्स किए, और फिर उसके बाद जो आपने वीबीटी के एक्सेप्शंस लिखे थे उन एक्सेप्शंस को समझने की कोशिश करी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था लास्ट वाला, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था। आज वाला जो सेशन है वो भी एकदम गजब सेशन है, एकदम इसमें भी आपको जबरदस्त मजा आने वाला है, ठीक है। यस, तो चलिए हम लोग सेशन को कर दें स्टार्ट। आज हम लोग बेटा ने एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सर ये क्या होती है, सर ये क्या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से अलग है क्या? मैंने कहा हाँ उससे अलग है। एंगल वाला क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करेंगे, लास्ट में करेंगे, अभी पढ़ लो पहले, है ना। आते ही पहले होमवर्क डिस्कशन है ना, अब ये टाइम उसी में चला जाएगा। हाँ हाँ जी आओ। सर देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूंगा, है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूंगा, है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूंगा, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि स्प्लिटिंग कैसे हुई थी, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं ना बेटा। अरे सर देखो, सबसे पहले 5 ऑर्बिटल ये फ्री स्टेट में हुआ करते थे, और सर लिगेंड आता था नजदीक तो इनकी एनर्जी बढ़ा करती थी, यस, और सर फिर उसके बाद इनकी एनर्जी में स्प्लिटिंग हो जाती थी सर, है ना। स्प्लिटिंग हो जाती थी सर, कहने का मतलब ये है नहीं क्या सर, इनकी एनर्जी में स्प्लिटिंग हो जाती है। ओहो सर ये ज्यादा ऊपर नीचे बना दिया आपने, थोड़ा इसको ऊपर बनाइए सर, कैसी बात कर रहे हो आप, है ना। थोड़ा सा इसको ऊपर बनाइए, डर क्यों रहे हो आप। हाँ यहां बनाइए बढ़िया से, डर का आएगा बताओ। लो जी भैया, फिर इसके बाद यहां और यहां, है ना। ऐसे हम लोगों ने डिब्बे डुब्बे कुछ लास्ट क्लास में बनाए थे यार, आप समझ जाओ अब, है ना। ऐसे बनाए थे सर। इसमें 5 ये मेटल जो था वो फ्री स्टेट में था, याद है क्या। और ये जो पांचों की एनर्जी बढ़ गई थी, ये था सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड, याद है क्या। अरे कुछ कुछ तो पढ़ के आए होगे, गजनी तो नहीं हो तुम लोग। सर ये सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड था, ठीक है सर, और इधर एनर्जी बढ़ रही थी, ठीक है सर। और फिर सर ये इनकी एनर्जी में भी स्प्लिटिंग हो गई थी, ये वाले की एनर्जी बढ़ गई थी और इनकी एनर्जी कम हो गई थी। बड़ी जो थी वो थे ईजी, और जिनकी कम हुई थी वो थे 3 ऑर्बिटल जिनका नाम था T2G, और ये इनकी एवरेज एनर्जी हुआ करती थी। बैरीसेंटर को आप लोग नाम देते थे, और इन दोनों की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस था बेटा उसको आप लोग डेल्टा ओ लिखते थे। याद आया तुम्हें कुछ? हाँ सर याद आ रहा है। अब देखिए, अब इसमें एक डेटा है छोटा सा, है ना। अब वो डेटा है, डेटा क्या कहता है याद नहीं आ रहा बेटा, 2-4 थप्पड़ मार खुद को, और अगर खुद नहीं मार सकता तो मम्मी पापा भाई बहन कोई होंगे उनको बोल दे कि 2-4 निपटाओ मुझे, तब जाके मेरी बुद्धि ठिकाने आएगी, है ना। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते बेटा, बातों से तुझे याद नहीं आ रहा, लातों से जरूर याद आ सकता है। अब तू क्या ना मेरे से दूर है ना। अगर मेरे सामने होता ना तो तुझे एकदम गजब याद आता था। हाँ ये लिखना है बेटा, लिखना है ना, ये देखना नहीं है। हाँ तो देखो सर, डेटा ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो 0.6 डेल्टा ओ से बढ़ती है, और ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं सर इनकी एनर्जी -0.4 डेल्टा ओ से कम होती है। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि एनर्जी कम हो रही है सर। ये डेल्टा ओ क्या है? दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसको आप लोग डेल्टा ओ लिख रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां जाएगा, सोचो आपका इलेक्ट्रॉन यहां आया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो वो एनर्जी को डिक्रीज करेगा कितना? -4 डेल्टा ओ से। अगर इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो वो एनर्जी को इंक्रीज करेगा कितने से? 0.6 डेल्टा ओ से। इनकी एनर्जी बैरी सेंटर से 0.6 डेल्टा ओ बढ़ती है, इनकी एनर्जी बैरी सेंटर से 0.4 डेल्टा ओ डिक्रीज करती है। जो टर्म है ना क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, SCFSE, उसका जो फॉर्मूला होता है, आप लोग कहो तो मैं अगली स्लाइड पे लिख दूं। ये जो CFSE का फॉर्मूला है बेटा, ये जो फॉर्मूला है जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, समझिएगा। इसका फॉर्मूला होता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 0.6 इंटू 0.6 डेल्टा ओ इंटू एन ऑफ EG, NEG माइनस 0.4 डेल्टा ओ इंटू एन ऑफ T2G प्लस x इंटू PE। अरे सर ये क्या लिख दिया, मतलब आपने तो पता नहीं है कौन सी कहानी लिखी है। डेल्टा ओ तो आप लोग समझते ही हो, व्हाट इज डेल्टा ओ?
है ना। व्हाट इज डेल्टा ओ सर? डेल्टा ओ था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना, ये था स्प्लिटिंग एनर्जी। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी वापस, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम लोग ऑक्टाहेड्रल के बारे में पढ़ रहे हैं अभी तो, है ना। तो ये था आपका डेल्टा ओ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर ये जो एन ऑफ ईजी है ये क्या है? एन ईजी ये है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी ऑर्बिटल्स। ईजी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सर? ये क्या है? एन ऑफ T2G। T2G है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स। बोलो हाँ सर बिल्कुल है सर। ये पेयरिंग एनर्जी पीई क्या है सर? पीई है पेयरिंग एनर्जी। तो सर ये एक्स क्या है बेटा? मैंने कहा एक्स वो नहीं है जो तू समझ रहा है, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म्ड। अब ये एक्स्ट्रा का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाऊंगा, एक बार के लिए इतना लिखो। हाँ ये सारा सब कुछ लिख रहा है बेटा, है ना, चिंता मत करो, ये सारा सब कुछ मैं समझाऊंगा। आप एक बार के लिए इसको नोट कीजिए, है ना, आप एक बार के लिए इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, है ना, फटाफट नोट कीजिए, एक बार के लिए इसको नोट कीजिए। हाँ जी, यस यस, अरे यही है भैया, यही है, बस वेट कर रहे थे तुम में से कि कितने लोगों ने लिखा है कितने नहीं लिखा है ना। देखिए सर ये फॉर्मूला आया कैसे, मेरे हिसाब से ये चीज आप लोग समझ पा रहे हो कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, जैसे मैंने आपसे कहा यहां पर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन गया तो एनर्जी कितनी कम हुई? 0.4 डेल्टा ओ से। 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कितनी एनर्जी कम हुई? 0.2 इंटू 0.4 डेल्टा ओ से। 3 इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आए तो 0.3 इंटू 0.4 डेल्टा ओ से एनर्जी कम हुई। और अगर n इलेक्ट्रॉन्स है तो n इंटू 0.4 डेल्टा ओ से एनर्जी कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहां गया तो 0.6 डेल्टा ओ से एनर्जी बढ़ी, एक इलेक्ट्रॉन गया तो 0.6 से बढ़ी, 2 गया तो 2 इंटू 0.6 से बढ़ी, और अगर n इलेक्ट्रॉन्स आपके इजी में है तो n इंटू 0.6 से एनर्जी बढ़ेगी। मेरे हिसाब से ये तो बहुत सिंपल लॉजिक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सिर्फ दिक्कत ये है कि सर ये x क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है ना, बात हमें ये है। तो सबसे पहले तो सर आप एक काम करो, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है इसकी डेफिनेशन लगा दो सर, इसकी डेफिनेशन लिखवा दो, है ना, इसकी डेफिनेशन लिखवा दो। डेफिनेशन लिख लेते हैं सर, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग क्या करो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख लो, है ना। डेफिनेशन लिख लो बेटा, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो। डेफिनेशन होता है कि डिक्रीज इन एनर्जी बिकॉज ऑफ decrease in energy because of crystal field splitting is known as crystal field stabilization energy है ना। स्प्लिटिंग की वजह से जो एनर्जी डिक्रीज कर रही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इन्हीं में तो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा? लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में जाएगा, तो ऑब्वियस एनर्जी डिक्रीज करेगी। एक्स की वैल्यू हम लोग करेंगे बेटा, बात है ना, थोड़ा रुको, है ना। एक्स से तो दुनिया परेशान है, तुम भी रुको थोड़ा सा, है ना। तो डिक्रीज इन एनर्जी जो है वो, उसको मैं नाम दूंगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मुझे एक बात बताइए,
ये एनर्जी जितनी ज्यादा डिक्रीज करे, क्या हमारे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी क्या? जल्दी बताओ। अरे ये तो तुमने पढ़ा है यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री साला। एनर्जी और स्टेबिलिटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर मान लीजिए आपकी एनर्जी कम है तो आप ज्यादा स्टेबल हो, कोई आपको थप्पड़ मार दे, आपकी एनर्जी बढ़ा दे, तो आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। आपका मन करेगा बस मैं वापस अगर 2 थप्पड़ जब तक ना मारूं तब तक मजा नहीं आया, है ना। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज हो, और रिलीज होगी मतलब वैल्यू नेगेटिव में आएगी, है ना। वैल्यू नेगेटिव रिलीज होगी तो रिलीज एनर्जी को माइनस से दिखाते हैं हम लोग। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि हायर CFSC रिलीज्ड मीन्स complex is more stable, मैं ऐसा कह सकता हूं कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि अगर एनर्जी डिक्रीज कर रही है मतलब कॉम्प्लेक्स ने एनर्जी लूज कर दी। बढ़िया बात है सर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक और चीज भी बताना चाहता हूं। हावेवर CFSC इज नॉट द ओनली फैक्टर, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है, नॉट द ओनली फैक्टर टू डिसाइड स्टेबिलिटी। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, है ना। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स कि CFSC ज्यादा है, CFSC ज्यादा रिलीज हुई है, इसका मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल है। लेकिन आप सिर्फ CFSC की वैल्यू देख के नहीं बता सकते कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या। देयर आर सो मेनी रीजंस, और भी रीजंस है। जब हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे तो उसमें वो सारे रीजंस समझेंगे, है ना। लेकिन एक फैक्टर ये है कि इससे स्टेबिलिटी का पता लगाया जा सकता है, वन ऑफ द फैक्टर है, ठीक है। नोट कर लो इसको, दोनों चीज को। अब इसके बाद CFSC कैलकुलेट करना सीखते हैं, और x का क्या मतलब है वो भी हम लोग सीखते हैं। फटाफट से इसको नोट कीजिए, और मैं आपको x की कैलकुलेशन करना सिखाता हूं, CFSC की कैलकुलेशन करना सिखाता हूं। फटाफट नोट करो आप लोग बस इस चीज को। हाँ बेटा, फटाफट लिख दो। यस, त्रुटि का हावेवर CFSC इज नॉट फैक्टर। ये क्या हो गया भाई साहब? ये लास्ट क्लास तक आते आते ना दिमाग भी कहता है बेटा छोड़ दे, मुझे भी इतना यूज नहीं हो पा रहा, है ना। दिमाग भी ऐसे कहने लग जाता है। हाँ लो भाई, लिख दिया। हावेवर CFSC इज नॉट द ओनली फैक्टर, है ना। ओनली फैक्टर लिखा है बेटा, ओनली लिखना, नॉट फैक्टर क्या होता है टू डिसाइड स्टेबिलिटी। बाकी तो सब कुछ लिखा है ना भाई, बाकी सब कुछ सही है ना। ठीक है। हाँ देखते हैं अभी बेटा, एक्स की अभी करेंगे कैलकुलेशन, चिंता मत करो, है ना। हाँ अभी एक्स की कैलकुलेशन करेंगे, आओ देखो एक्स की कैलकुलेशन कर ली जाए। आइए सर, तो ये वापस से ना मैं आपको वापस से वही जो छोटी छोटी टेबल हम लोग बनाते हैं हर बार, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ता है, क्योंकि हमारे सामने इतने सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं ना कि आसान हो जाता है हमारे लिए। तो वही सारी चीजें मैं आपके सामने वापस लिखूंगा, उसी तरीके से टेबल बनाएंगे, D1 D2 D3 D4 से लेके वही D10 तक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और मतलब मजा आएगा उन सारी चीजों को सीखने में। तो आइए आप लोग देखते हैं, है ना। आओ सर, यहां पर मैं लिख रहा हूं डी कॉन्फ़िगरेशन, है ना। यहां पर मैं लिखूंगा डी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। ठीक है सर, लिख दो। और सर यहां पर हम लोग लिखेंगे वीक फील्ड लिगेंड के लिए, है ना। यहां पर लिखेंगे हम लोग वीक फील्ड लिगेंड, और यहां पर जो लास्ट में हम लोग लिखेंगे वो होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए कैलकुलेशन, ठीक है ना। आप लोग समझ चुके हो शायद। तो यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो इतनी दूर में आएगा, ठीक है। और फिर यहां पर ये लिख दो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, इतने में तो काम बन जाएगा अपना, है ना। लगाओ जी, ऐसे बहुत सारे टेबल्स बनेंगे, लेकिन ठीक है स्टार्ट करते हैं हम लोग कहां से बेटा। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूं D1 कॉन्फ़िगरेशन। देखिए D1 मतलब आपके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है सर, ठीक है सर, ये बहुत सिंपल चीज है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी नीचे किसकी होती थी सर? नीचे एनर्जी होती थी T2G, है ना। यही तो थे T2G, और यहां होता था Eg। सर देखो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए, D1 कॉन्फ़िगरेशन, ऊपर वाले 2 d ऑर्बिटल खाली है, क्या मैं हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख दो सर, कौन रोक रहा है आपको। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और सर ये इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन मेरे से पूछोगे तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखो, ऐसे भी लिखा जाता है ना। कॉन्फ़िगरेशन पता कैसे लिखा जाता है? T2G 1 0 0 Eg 0 0, ऐसे भी लिखा होता है कई जगह, है ना। T2G 1 0 0 ऐसे भी लिखा होता है। मतलब समझ रहे हो कि T2G के 3 ऑर्बिटल है, उनमें एक 0 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मेरे से पूछा
CFSE बताओ। CFSE मैंने कहा देख, CFSE का फॉर्मूला था -0.4 डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, और वो कितना है, 1 है, बस ये रही। -0.4 डेल्टा O इज दी CFSE फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मान लिए D1 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भी हुआ तो कुछ फर्क पड़ना है क्या? नहीं तुम बता दो, क्या कुछ फर्क पड़ना है क्या भाई? अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी साहब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा रहेगा, D2sp3 रहेगा, यहां पर भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा। और सर यहां पर भी अगर आप CFSE कैलकुलेट मेरे से करवाओगे तो कितना होगा सर, यहां पर भी -0.4 डेल्टा O होगा। सर कोई दिक्कत नहीं है, D1 कॉन्फ़िगरेशन में तो स्ट्रॉन्ग हो वीक हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मेरी बात समझ गए क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। अगर D1 में डिफरेंस नहीं है ना, अब तुम समझदार बालक बन चुके हो, मुझे पता है ना, मुझे पता है बेटा, तुम लोग समझदार बन चुके हो। अगर बेटा D1 में डिफरेंस नहीं आया तो क्या लग रहा है आपको, D2 में आएगा क्या? अरे सर बोले कैसे आएगा सर, है ना सर, D2 में भी कुछ नहीं आएगा सर, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जैसा D1 में था वैसा ही लगभग D2 में रहेगा। ये रहा EG और ये रहा सर T2G। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां एक यहां, आज भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp रहेगा और सर आज भी n = 2 रहेगा। आज अगर मेरे से CFSE कैलकुलेट करवाना चाहते हो आप तो बताइए कितना होगा सर, वो होगा -0.4 डेल्टा O, लेकिन सर हमारे पास आज T2G में इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये -0.8 डेल्टा हो जाए, खत्म है मामला। क्या दिक्कत है सर? यहां कोई बोल ही नहीं रहा है सर। और अगर इसमें नहीं डिफरेंस आया तो यहां पर भी नहीं आएगा, बिल्कुल सेम रहेगा। यहां पर भी, यहां देखिए EG कोई इलेक्ट्रॉन नहीं और T2G यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सर, सेम है, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। D2sp3 यहां पर भी और n = 2, और अगर मेरे से CFSE बोलेगा तो सर वो फॉर्मूला -2 इंटू 0.4 डेल्टा O, -0.8 डेल्टा O, सर कोई डिफरेंस नहीं। और अगर 2 में डिफरेंस नहीं आया तो 3 में भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब आप तो समझदार बन गए हो यार, बोलो। अब इतना आप लोगों ने पढ़ लिया ना, इतना आपने पढ़ लिया है ना अब, कि सर ये हलवा लग रहा है सर ये तो बहुत आसान लग रहा है सर, है ना, ये तो सर बहुत आसान लग रहा है सर। यहां देखिए EG में, सर EG में तो इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं है अभी, लफड़ा तो EG में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तब होगा। T2G 3 इलेक्ट्रॉन है सर, ये रहे 3 इलेक्ट्रॉन सर, आज भी d ऑर्बिटल खाली है तो D2sp3 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, और सर जो CFSE का कैलकुलेशन आएगा वो -0.4 डेल्टा O इंटू 3 हो जाएगा, मतलब -1.2 डेल्टा O हो जाएगा। बोलिए अभी कहां से पेयरिंग होगी बे? पेयरिंग अभी नहीं होगी, पेयरिंग सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद फिर पेयरिंग होती है। ऐसे आप डायरेक्ट इसमें पेयरिंग थोड़ी ना करवा सकते हो, लपेट पड़ जाएगी। हंट्स रूल पढ़ा तुमने? हंट्स रूल चाटा मार देगा साइड से आके, है ना, हंट्स ना साइड से चाटा मार देगा हंट्स अंकल, ध्यान रखना बेटा अगर पेयरिंग करवा दिया ऐसे तो, है ना। यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, T2G में भी, है ना। और सर यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 रहेंगे, और सर CFSE का वैल्यू यहां पर भी -1.2 डेल्टा O ही रहेगा। मैं आप लोगों से चाहता हूं यहां तक नोट करें, नोट हो गया तो डन लिखें, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस, मैं अब 4 से स्टार्ट करूंगा ना। कहानी में जो डिफरेंस आएगा वो 4 से आएगा, है ना। कहानी में जो डिफरेंस आएगा बेटा वो 4 से आएगा। आप लोग इतना लिखिए, फिर मैं D4 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं। यस, फटाफट। हो गया पक्का? हो गया पक्का सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा आप आइए D4 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ते हैं ना। आओ सर आओ, देखो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन है ही अपना, है ना, और यहां पर वीक फील्ड लिगेंड था और यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। माहौल एकदम बढ़िया है। कॉन्फ़िगरेशन बेटा मैं D4 लिखना चाहता हूं, और आप सब लोग समझदार हैं सर, इसमें कहने की जरूरत नहीं है सर, हम वैसे ही समझदार हैं सर। 1 2 3 4 ये लो सर। सर अगर मेरा वीक फील्ड लिगेंड है तो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी वीक फील्ड लिगेंड है तो ये तो है EG और ये है T2G। सर वीक फील्ड लिगेंड के केस में सर पेयरिंग नहीं होती, 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा सर। सर इसके पास अंदर का कोई भी d ऑर्बिटल, एक ही d ऑर्बिटल खाली है, 2 d ऑर्बिटल खाली नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 और सर इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब मैं CFSE की कैलकुलेशन करवाऊंगा तो वो हो जाएगा -3 डेल्टा O, सॉरी 3 इंटू 0.4 डेल्टा O और 0.6 डेल्टा O, ये हो जाएगा सर। बोलिए यही होगा कि नहीं होगा?
सर ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये तो 0.4 डेल्टा ओ से सीएफएससी कम करेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो ये 0.6 डेल्टा ओ से एनर्जी बढ़ा देगा, सीएफएससी बढ़ा देगा। क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? यार कोई बोल ही नहीं रहा। नोट डन है भाई, लो भाई डन लिखो, लो लिखो फिर। तो ये तो साथ साथ लिख लेना था ना बेटा। अगर एक समझ में आ गया, इसमें से एक समझ में आ गया, तो 2 और 3 तो बिल्कुल सेम थे। तुम वेट कर रहे थे क्या? पहले पूरा लिखवाएंगे सर से, फिर उसके बाद लिखेंगे, है ना? इसका वेट कर रहे थे क्या? चलो लिखो इसको। अगर एक समझ में आ गया तो फिर तो बाकी तो मतलब लिख ही लेना था यार। कैसी बात कर रहे हो, मतलब आप हद है। हाँ चलिए आओ ये। अब इसके बाद अगर मान लो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हो जाएगा लफड़ा। मैंने कहा क्या होता है सर? देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा देता है, 1 2 3। उसके केस में डेल्टा का वैल्यू ज्यादा तो चौथा इलेक्ट्रॉन यही रुक जाएगा। ठीक है सर। हाइब्रिडाइजेशन इस केस में D2sp3 हो जाएगा सर। देखो ऊपर वाले 2 डी ऑर्बिटल खाली है, अनपेड इलेक्ट्रॉन सर 2 हैं, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इससे आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो भी रिवाइज हो रहा है ना। और सर यहां हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलूंगा। यस ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और सर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब आप सीएफएससी का कैलकुलेशन करोगे तो सर देखिए माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है साहब T2G में? सर 4 इलेक्ट्रॉन है T2G में, तो -0.4 डेल्टा ओ से आपकी सीएफएससी डिक्रीज करेगा। लेकिन आप एक चीज मुझे बताओ, एक मुझे चीज बताओ, अगर आपका मेटल फ्री स्टेट में होता, सोचो अगर आपका मेटल फ्री स्टेट में होता तो क्या कोई भी पेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन की? नहीं। लेकिन जब आपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, आपका एक जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड मिल गया। यहां पर कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं था, यहां एक इलेक्ट्रॉन पेयर आया है जो पेयर्ड हो गया है। इसका मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर एक बना है इनटू पेयरिंग एनर्जी। दिस इज योर एक्स। एक्स्ट्रा कितना इलेक्ट्रॉन पेयर बना है? एक ही। और इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए उसको पेयर करवाने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी, और देनी पड़ेगी मतलब कितना देना पड़ेगा? पेयरिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब सर हम लोग समझ चुके हैं सर। अगर आप लोग समझ चुके हो ना तो मुझे पता है तुम D5 कॉन्फ़िगरेशन को तो ऐसे निपटाओगे, ऐसे निपटाओगे कि मैं क्या बताऊं। बताओ निपटाओगे कि नहीं निपटाओगे? अरे बोलो तो सही। बोलो ना। यस D5 जो है बेटा, इसमें देखिए ये है हमारा Eg और ये है सर हमारा T2G। सर 5 इलेक्ट्रॉन है, वीक लिगेंड है तो कोई पेयरिंग नहीं होगी। देखिए अंदर का कोई डी ऑर्बिटल नहीं है तो sp3d2। सर ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सर इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए हैं। सर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और अगर आपसे पूछा जाए सीएफएससी कितना है तो सीधा सीधा लिख दोगे कि भैया 3 से एनर्जी डिक्रीज कर रही है और 2 से एनर्जी इंक्रीज कर रही है। लो साहब ये आ गया तुम्हारा सीएफएससी इस केस में। यस लेकिन अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ बेटा तो उस केस में क्या होगा? सर वही होगा जो मंजूर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। और वो क्या मंजूर है उसको? कहता है, पता है क्या कहता है? कहता है 1 2 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ऊपर नहीं जाने दूंगा। चौथे को यहां रोक लिया था पिछली बार, पांचों भी यहीं रुकेगा। सर अंदर वाले 2 डी ऑर्बिटल खाली हैं, D2sp3। सर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। यस सर इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही है और सर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। आपसे अगर इसका सीएफएससी कोई पूछ ले तो आप कह देना कि 5 से सीएफएससी डिक्रीज कर रहा है। ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है साहब, ये 5 इलेक्ट्रॉन मिलके डिक्रीज कर रहे हैं प्लस। कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहे हैं? सर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, लेकिन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो सर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर बने हैं। सर आज हमारे लिए एक्स का वैल्यू 2 हो चुका है। सर मुझे एक बात बताइए, समझ में आया क्या आपको बात? यस मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया सर,
बहुत बढ़िया सर, गजब, एकदम समझ में आ गया। इतना हो जाए बेटा, डन लिखो, फिर हम लोग आगे चलेंगे, पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू बेटा क्वेश्चन में गिवन होगा, वो हमें नहीं पता है ना, वो हमें नहीं पता। पेयरिंग एनर्जी का जो वैल्यू है वो गिवन होगा। अरे 5 है तो सही हो गधों, 2 2 4 और 1 5, 5 नहीं है क्या? T2G में 5 इलेक्ट्रॉन है ना। यस, बोलिए बोलिए बोलिए। हम्म, हो गया। तो D6 करवा दूं अगर तुम कहो तो, D6 करवा दूं अगर तुम लोग कहो तो। अरे D4 में भी तो पेयरिंग हुई है, ओ गधेड़े, देखिए देख, ये पेयरिंग हुई तो है। कह रहा पेयरिंग क्यों नहीं हुई D4 में है, बताओ क्या नींद में है क्या? या बेटा सस्ती चीजों का सेवन ना करें, मैं हमेशा बोलता हूं क्लास में आने से पहले। लो सर आगे चलो सर, थोड़ा और आगे चलो सर, और आप D6 और D7 और करवा दो, जिससे हमें कहानी सारी समझ में आ जानी है। सर ये रहा कॉन्फ़िगरेशन, यहां हमें लिखना है वीक फील्ड लिगेंड, और सर यहां लिखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सर ये तो बहुत आसान है सर, ऐसा लग रहा है पूरी क्लास में यही चलता रहे, ऐसा ही चलता रहे तो मजा आ जाए, है ना। आइए सर हम लोग बात करते हैं D6 कॉन्फ़िगरेशन की। देखिए D6 कॉन्फ़िगरेशन, 6 इलेक्ट्रॉन है डी में, 1 2 3 4 5 और 1 6। ये लो सर। अरे भैया जी अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो क्या होगा? सर देखिए ये है Eg, ये है T2G। देखो सर 6 इलेक्ट्रॉन डालने ना, 1 2 3 4 5 सर, छठा कहां डाले? मैंने कहा बेटा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अब तो पेयरिंग करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि छठा ऑर्बिटल ही खाली नहीं है। अच्छा सर, अरे तो सर हाइब्रिडाइजेशन आज भी sp3d2 होगा। मैंने कहा तो वो होने दे, तू क्यों घबरा रहा है? कहता सर आज ना अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे सर। सर ये ना हाई स्पिन ही है सर, अभी भी हाई स्पिन है सर। मैंने कहा बढ़िया बात है। तो सर इसका CFSE कितना होगा? CFSE देखिए T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 3 4। तो सर 4 की वजह से 0.4 डेल्टा ओ डिक्रीज कर जाएगा, और सर 2 की वजह से 0.6 डेल्टा ओ इंक्रीज कर जाएगा। मुझे एक बात बताइए, यहां 1 इंटू पेयरिंग एनर्जी लिखूं या फिर नहीं लिखूं? जल्दी बताओ, 1 इंटू पेयरिंग एनर्जी लिखूं या फिर नहीं लिखूं? 1 इंटू पेयरिंग एनर्जी लिखूं या फिर नहीं लिखूं, ये तुम बताओगे, जल्दी बताओ। लिखूं कि ना लिखूं? नहीं लिखा जाएगा। अरे सर देखो, आपका जो मेटल फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में भी तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाई है ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो पहले से ही है, और यहां पर भी मेरा एक ही है, एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म्ड, एक्स है एक्स्ट्रा, जो है वो एक्स में इंक्लूड नहीं है बेटा, जो एक्स्ट्रा है वो एक्स में इंक्लूड है, समझो आप बात को, है ना। जो है पहले से जो पेयर्ड है वो एक्स में इंक्लूड नहीं करोगे। अरे भैया फ्री में भी तो यार एक है ना यार, तो ये एक्स में इंक्लूड नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा बना है ना वो, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा वाला थोड़ी है सर, ये तो अपना ही है ना, ये तो इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जीरो आएगा सर, है ना। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है सर। यहां आओ सर, देखो 6 इलेक्ट्रॉन आपने डाले हैं, 1 2 3 4 5 और 6 सर। सर हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। सर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0 हो गए सर। सर ये लो स्पिन हो गया सर। मैंने कहा एक बात बता, CFSE क्या होगा? कहता है सर CFSE में देखिए 6 से 0.4 डेल्टा ओ से डिक्रीज कर जाएगा। मुझे एक बात बताइए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं आज? यस, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? तो यहां पर बच्चा क्या करता है, 3 लिख देता है, बोले सर यहां 3 इलेक्ट्रॉन। अरे मैंने कहा बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं पूछ रहा तेरे से पूछ रहा है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर अगर 1 है और यहां पर 3 है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है? 2 है, तो 2 इंटू पेयरिंग एनर्जी। बहुत बढ़िया सर ये हमें समझ में आया सर, है ना। सर ये समझ में आ गया सर में। ठीक है, अब आ जाओ D7 में, आप D7 में आ जाओ। तो सर D7 में तो मजा ही आ गया। अब क्या दिक्कत है? 1 2 3 4 5, ये रहा 6 और ये रहा 7। अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है, ये रहा Eg और ये रहा T2G, 7 इलेक्ट्रॉन है ना सर, 1 2 3 4 5 और सर 6 7 करवाना पड़ेगा सर, पेयरिंग तो करवानी पड़ेगी, इलाज ही नहीं है। sp3d2 n is equal to 4,
नहीं सर 4 कहां है सर, 3 है सर, कैसे बात कर रहे हो, 3 है सर अनपेड इलेक्ट्रॉन है अभी भी ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और सर इसका CFSE निकालना है तो सर देखिए 5 डेल्टा O से डिक्रीज कर रहा है और 2 डेल्टा O से इंक्रीज कर रहा है, 0.6 डेल्टा O से इंक्रीज कर रहा है ना। बहुत बढ़िया सर, यहां आइए और D7 की बात कर लीजिए सर। ये है हमारा EG और ये है हमारा T2G, ये है हमारा EG और ये है T2G। देखिए सर 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, पेयरिंग करवा दिया, 7वां इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा सर, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सर। अगर मैं आपसे CFSE पूछूं तो सर देखो 6 से डिक्रीज कर रहा है, 1 से 0.6 डेल्टा O से इंक्रीज कर गया। अबे क्या हो गया भाई, भूत, कोई गलती हो माफ कर दो भैया। हाँ देख रहे हो मतलब, हाँ सर एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सर, देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है पेयर है, यहां 3 है सर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर 1 है सर, 1 इंटू पेयरिंग एनर्जी सर। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मैंने कहा बेटा याद कर, मैंने तुझे बोला था ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से उठ के आगे चला जाएगा, ट्रांसफेरेंस हो जाएगा। बोले हाँ सर, और अगर ट्रांसफेरेंस हो गया तो सर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या, और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बोलिए, अरे समझ में आ गया। निखिल सर भूत है क्या, वो कब से हो गए भैया, या फिर कुछ जुगाड़ है भूतों के साथ उनका, है कुछ जुगाड़ है क्या उनका, है भैया, एनाबेल, एक्स की आत्मा, कुछ भी भाई, कुछ भी सर बोलना है सर, कुछ भी मजा है सर, है ना, बोलेंगे कुछ भी। राजवंश सर, अच्छा राजवंश सर का जुगाड़ है क्या भूतों के साथ, हाँ हो सकता है, अभी भूतों के साथ भी हो सकता है, भूतनियों के साथ भी हो सकता है सर का, तो भी वैसे भी मतलब सिंगल है तो मतलब क्या पता है। हाँ नहीं पेयरिंग नहीं हुई है सर की अभी, है ना, ऑफिशियल पेयरिंग नहीं हुई है सर की अभी, है ना, तो मतलब क्या बता भाई, करेंगे अभी फोन भाई, ऐसा मतलब दया दृष्टि रखो हमारे ऊपर, ऐसे मत करो हमारी क्लास में, है। हाँ आइए सर, तो मेरे हिसाब से D7 तक तो मामला सेट है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना, कोई परेशानी हो तो बताओ। अरे अगर तुम कहो तो D8 में बता दूं तुम्हें, अगर तुम कहो तो, अगर तुम कहो तो मैं D8 बता दूं तुम्हें, नहीं तो तुम खुद कर लोगे, बताओ ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यार अब ये तो तुम निकाल लोगे यार, नहीं क्या, अगर मान ले तेरा वीक फील्ड लिगेंड है, सोच ये तेरा EG है, ये तेरा T2G है, 8 है अगर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये ऐसा हो जाएगा। सोच तेरा CFSE क्या हो जाएगा सर, CFSE हो जाएगा देखो सर 6.4 डेल्टा O से डिक्रीज कर रहा है और 2 इंटू 0.6 डेल्टा O से इंक्रीज कर रहा है, बता हो जाएगा कि नहीं, यस हो जाएगा नहीं। और वहीं पर अगर मान ले तेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ, फिर क्या करेंगे सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भी मुझे लग रहा है सर ऐसा ही होगा सर, है ना, ये है आपका EG और ये है T2G। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, सर देखो दोनों में सेम आ गया सर दोनों में सेम आ गया, और यहां पर भी जो CFSE आएगा सर वो -6 इंटू 0.4 डेल्टा O प्लस 2 इंटू 0.6 डेल्टा O आएगा सर, कोई डिफरेंस नहीं है सर। यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही होगा और यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही होगा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है सर, यहां पर कोई आपका वो हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइन नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, यस। तो अब तो बाकी जो D9 और D10 है बेटा, ये आप खुद करोगे ना, मैं इसके बारे में आपको नहीं करवाऊंगा, ये आप लोग खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है। मेरे हिसाब से D1 से लेके D10 तक अगर आपसे कभी भी डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेशन की जाए तो आप लोग कर पाओगे, यस। मेरी बात आप लोग समझ में आ रही है क्या, बताइए। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा बेटा, देखो इधर आपकी फ्री स्टेट में भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, तो एक्स्ट्रा कोई भी नहीं है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल भी नहीं है।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और मैं आपकी याददाश्त वापस तेज कर देता हूं, है ना, मैं आपकी याददाश्त वापस बढ़ा देता हूं। ये सारी चीजें करवाने के बाद आप याद कीजिए, मैंने आपको वापस बताया था कि अगर मान लो D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन है तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा D2sp3 हुआ करता था। मैं फिर याद दिला रहा हूं तुम्हें, यस, नो इफेक्ट ऑफ लिगेंड होता था, याद आया तुम्हें? अरे बोलो तो सही। मैंने ये बोला था कि D4 D5 D6 D7 अगर है, अगर मान लो आपका वीक फील्ड लिगेंड है और एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2sp3, और अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3d2। यस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलूंगा, और इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाएगा। लो स्पिन और हाई स्पिन यहीं पर डिफाइन है सिर्फ। सर इनर नहीं सर, सर वापस आउटर, आउटर है सर, ऐसे मत करो सर, ये आउटर है सर, है ना, और ये सर इनर ऑर्बिटल है। ये साइड वाली लाइट भी ना, ये भी कभी बंद हो रही है कभी जल रही है। मुझे लग रहा है बेटा सर लो स्पिन नहीं है सर, ये हाई स्पिन है सर, क्या हो गया सर आपको? मैंने कहा बेटा ये तेरा भूत वाला लफड़ा है कुछ, ये है सर लो स्पिन। यस, कुछ कुछ याद आ रहा है तुम्हें? और सर अगर D8 D9 और D10 हुआ ना तो सर वही है क्या, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है सर, नो इफेक्ट ऑफ लिगेंड। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए और बता देना चाहता हूं, जो एक्सेप्शंस है वो इसमें इंक्लूड नहीं है बेटा। एक्सेप्शंस जो है वो अलग से हैं, है ना, कि जैसे मान लीजिए आपका अगर कोबाल्ट 3+ है तो उसके लिए आपका जो ऑक्सीजन डोनर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो मतलब वो एक्सेप्शंस अलग है, उनको छोड़ के, एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो बाकी जगह पर ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा। आंख बंद करके आप लोग लगा सकते हो बोले। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ चुकी है, जल्दी से बताइए। यस, हो जाए तो बेटा। इसमें भी त्रुटि होगी क्या? इसमें क्या त्रुटि होगी बेटा? क्या हुआ है बेटा बता दो। अच्छा sp3d2 होगा। भाई साहब मैं कह रहा हूं दिमाग का दही हो गया है। sp3d2 इनर ऑर्बिटल हायर। हो। हाँ, चलो लिखो, कोई बात नहीं यार, अब क्या करें मतलब। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। हमला अचानक हुआ था, हाँ वो अचानक हुआ था बेटा, अचानक हुआ था। अरे बेटा अनऑफिशियल का मुझे नहीं पता ना यार, वो मैं क्या बताऊं मतलब, मुझे नहीं पता अनऑफिशियल का कैसे बताओगा मुझे। नोट कर लो जल्दी से। हो गया, डन हो गया। चलो जी बहुत बढ़िया। तो सर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने स्प्लिटिंग देख ली, और मैं आपका जानकारी के लिए बता दूं ऑक्टाहेड्रल ही हमें पढ़ना है। टेट्राहेड्रल जो होते हैं ना उनके लिए सीएफएससी की कैलकुलेशन नहीं है हमारा पार्ट, है ना, लेकिन क्योंकि अब इतना करवा दिया है तो मैं टेट्राहेड्रल में सिर्फ एक्सप्रेशन लिखवा के छुड़ा दूंगा आपको ना, मैं सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा के छुड़ा दूंगा। टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते थे याद कीजिए, टेट्राहेड्रल में T2 जो था उसकी एनर्जी ज्यादा थी, और जो आपके ई जो दो ऑर्बिटल थे, एक्सियल ऑर्बिटल्स थे, उनकी एनर्जी कम थी। देखिए यहां पर T2G और EG डिफाइन नहीं होता है ना, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में EG और T2G डिफाइन नहीं होता है। सर ऐसा क्यों नहीं होता है? बेटा इनके लिए जेरार्ड नहीं डिफाइन होता है। एक्चुअली क्या होता है, जेरार्ड तब डिफाइन होता है जब सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट, और ये सब कुछ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बेटा, जो जेरार्ड नॉन जेरार्ड। इस वजह से आप लोग ध्यान रखो कि टेट्राहेड्रल में जी जेरार्ड जो है वो डिफाइन नहीं होता ना, T2G EG नहीं डिफाइन करते, T2 और E आप लोग सीख सकते हो। यस, हाँ। अब यहां देखो ये बैरी सेंटर हुआ करता था, अगर इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो सर वो एनर्जी डिक्रीज करेगा -0.6 डेल्टा ओ से, और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो वो एनर्जी इंक्रीज करेगा 0.4 डेल्टा ओ से। इनके लिए जो सीएफएससी का फॉर्मूला होता है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, वो फॉर्मूला होता है -0.6 डेल्टा ओ इंटू NE प्लस 0.4 डेल्टा ओ N ऑफ T2। और Ne क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सियल ऑर्बिटल्स, है ना,
एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और Nt2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, ठीक है। और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन कौन से हुआ करते थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। सुनिएगा मेरी बात को। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर इसमें एक्स इंटू पेयरिंग एनर्जी क्यों नहीं आता, है ना। अब आप में से ये बोलेंगे हाँ अरे यार डेल्टा टी आएगा ना, डेल्टा ओ क्यों आएगा यार, ये क्या हो गया भाई आज यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो बहुत गलत बात है भाई। ऐसा लग रहा है कि गजनी मैं बन गया हूं, नहीं क्या। ये ओ क्यों लिख रहा है भाई, टी लिखना है यार दादा, क्या कर रहा है तू। ये टी आएगा ना यार, टेट्राहेड्रल में है, इन दोनों के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज योर डेल्टा टी, डेल्टा टी आएगा बेटा। हाँ हाँ हाँ। तो अब आप बोलोगे कि सर इसमें एक्स इंटू पेयरिंग एनर्जी क्यों नहीं आ रहा, एक्स इंटू पेयरिंग एनर्जी क्यों नहीं आ रहा। देखिए इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एसपी में सबसे ज्यादा होती है, ऑक्टाहेड्रल में उसके बाद आता है और टेट्राहेड्रल में सबसे कम होती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्योंकि स्प्लिटिंग सबसे कम होती है तो डेल्टा का वैल्यू बहुत कम होता है, और डेल्टा इतना कम होता है कि कभी पेयरिंग होती नहीं है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है। मतलब सारे के सारे जो लिगेंड है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए वीक फील्ड लिगेंड की जैसे बिहेव करते हैं, है ना। क्योंकि डेल्टा कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर कोई भी फॉर्म नहीं होता। दैट्स व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमें एक्स इंटू पेयरिंग एनर्जी नहीं लिखनी होती और इनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना होता, जितना लिखवा दिया उतना ठीक है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस आ रहा था तो डिफरेंस आ रहा था तो मैंने लिखवा दिया, बाकी आपको अलग से चीजें ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ ये तुम्हारी संगत का असर है बेटा, चाय ना थोड़ी देर पहले आ चुकी है, अब दोबारा तो मैं बोल भी नहीं सकता, है ना। कंपनी वाले बोलेंगे बेटा पैसे दिए हैं तुझे, जाके पी ले, डन लिख दो, फिर आगे चलते हैं। फिर मैं आपको ट्रांसफेरेंस समझाता हूं, व्हाट इज ट्रांसफेरेंस, मैं आपको ट्रांसफेरेंस समझाता हूं, फिर ट्रांसफेरेंस समझाता हूं मैं, फिर उसके बाद नोट करो, नोट करो। हो गया, डन है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। सर आइए अब थोड़ा सा हम ट्रांसफेरेंस के बारे में समझ लेते हैं। सर ये ट्रांसफेरेंस क्या होती है। ट्रांसफेरेंस मैंने आपको अभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में समझाई है, एक बार के लिए आ जाइए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में ट्रांसफेरेंस समझ लेते हैं। यस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में ट्रांसफेरेंस समझ लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में देखिए इसकी कंडीशन ये हुआ करती थी, अभी मैंने आपको बताया था, ट्रांसफेरेंस तब होती है जब सबसे पहली चीज एक तो D7 कॉन्फ़िगरेशन हो। अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना तो D7 अगर कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसमें ट्रांसफेरेंस के चांसेस हैं। और दूसरा आपका जो लिगेंड है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए। बोलो यही दो कंडीशन थी जो भी मैंने आपको लिखवाई थी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना जरूरी है, अभी वही चीज हम लोग लिख रहे थे। सर ऐसा होता क्यों है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये आपके इजी ऑर्बिटल्स हैं ना, आप लोग मानते हो इस बात को, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ऊपर वाले ऑर्बिटल होते हैं वो इजी होते हैं और जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, T2G होते हैं। देखिए आप 7 इलेक्ट्रॉन फिल करते थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपने ये कहा था, है ना, आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले 3D आता था, फिर 4s आता था, 4p होता था और 4d होता था, ऐसे ही होता था ना। होता एक्चुअली ऐसा है कि हमने ये लिखा है जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होती है तो ईजी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है वो बढ़ती है। देखिए ईजी ऑर्बिटल्स जो 3D के ईजी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ के इतनी हो जाती है कि ये इनके बीच जो एनर्जी का गैप है और 3D के बीच जो एनर्जी का गैप है ये बहुत कम रह जाता है। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप लोग बेटा। आपने ये कहा कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग होगी तो एनर्जी बढ़ेगी, किसकी, ईजी की। अब ये जो 3D के ईजी ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी बढ़ी, ये बढ़ के किसके पास चली गई, 4D के पास चली गई, 4D के पास चली गई। और अब यहां से ये जो 3D का ईजी इलेक्ट्रॉन है उसको यहां से 4D में जाना आसान हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां चला गया और उससे हुआ क्या, उससे हमारे लिए लो एनर्जी वाले 2D ऑर्बिटल खाली मिल गए और उस वजह से हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3 हो गया।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो अब आप में से कोई बच्चा ये पूछेगा कि सर तो फिर ये चीज ना D8 में भी होनी चाहिए थी। भाई D8 में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता और एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता तो सर मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन वहां चले जाने चाहिए थे। मैंने कहा नहीं, ये D7 में ही होता है, D8 में क्यों नहीं होता? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाने में एनर्जी भी तो चाहिए ना यार। देखो ना, मतलब 3D का इजी ऑर्बिटल और 4D एनर्जी डिफरेंस है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, इतनी सफिशिएंट एनर्जी थी आपके इस सिस्टम के पास कि इलेक्ट्रॉन को वहां से वहां भेज दिया। अब लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो भैया उसमें ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है 3D से 4D ले जाने के लिए। सर उस केस में आपके पास उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां चले जाए। फिर तो आप कहोगे कि फिर D8 नहीं D9 में भी हो जाने थे, 3 इलेक्ट्रॉन भिजवा दो, D10 में भी करवा दो, 4 इलेक्ट्रॉन भिजवा दो। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इट वॉज ऑब्जर्व दैट दिस ट्रांसफरेंस टेक्स प्लेस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन द केस ऑफ D7 कॉन्फिगरेशन वेयर द लिगेंड इज योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये चीज है जो इंपॉर्टेंट है ना। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसका, CO CN6 3-, कभी आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताइए यहां पर कोबाल्ट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप लोग फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए, फटाफट कैलकुलेट करके बताइए। समझ में आया क्या आपको बेटा? मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। देखिए हो क्या रहा है, यह हमारा 3D ऑर्बिटल है जिसके ईजी में एक इलेक्ट्रॉन है। और अभी आपने ये कहा कि जब आप स्प्लिटिंग करते हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में, तो सर बैरी सेंटर से ईजी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती है। अरे भैया, अगर ईजी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी, तो ये ईजी ऑर्बिटल 4D के नजदीक चले जाएंगे। इनकी जो एनर्जी है ना वो 4D के नजदीक चली जाएगी और इस इलेक्ट्रॉन का यहां से 4D में जाना आसान होगा। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेंस। अरे फोरस तो खाली, अगर फोरस में इलेक्ट्रॉन को भर दिया तो फिर लो, ये सब कुछ हो इसीलिए रहा है ताकि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सके। अब अगर तुम S में इलेक्ट्रॉन भर दोगे तो साला हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, D2sp3 कहां से होगा? फिर S में इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 नहीं होगा, लोअर एनर्जी वाला S ऑर्बिटल हमें मिलेगा ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ये सारी कहानी उसी के लिए तो हो रही है कि लोअर एनर्जी वाले D ऑर्बिटल हमें मिल सके। समझ ही नहीं रहे हो तुम बात को? यस सर आओ, यहां देखो सर, कोबाल्ट जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। सर जो कोबाल्ट होता है Ar4s2 3D कितना होता है? 8 नहीं सर, 3D7 होता है सर। 3D7 होता है सर, 3D7 ही होता है क्या? चेक करिए जरा। हाँ FeCO(Ni), तो सर 3D, तो अरे तो सर कैसी बात कर रहे हो सर? फिर ये तो CO3+ तो 3D6 हो जाएगा। नहीं, हमने 3D7 लाना है ना बेटा। ये 3D7 लाना, तो एक काम करो ना, यहाँ 3- मत लिखो ना बेटा, यहाँ 4- लिखो सर, 4- लिखो, है ना। और 4- लिखोगे तब जाके ये कितना आएगा? +2 आएगा। हाँ अब ठीक है सर मामला, सर अब मामला सेट है सर। ठीक है सर, हाँ अब ठीक है सर, है ना। अगर CO2+ लिखा है ना तो CO2+ क्या हो गया सर? ये हो जाएगा Ar3D7। सर देखो D7 कॉन्फ़िगरेशन और हमारा जो Cn- है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इसका मतलब सीधा सीधा लिख देना हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? D2sp3। दिक्कत ही नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर मान लो मैं तुम्हारे सामने ये लिख दूं, चल बता, मैंने तेरे सामने ये लिख दिया CONS362+, अब बता क्या होगा? अब बता क्या होगा? अब बता क्या होगा? यस हाँ, अब बता क्या होगा? CONS362+, इस केस में क्या होगा? हाँ इस केस में क्या होगा? आज तो मामला गड़बड़ है ना। हाँ कुछ गड़बड़ है बेटा, आज कुछ गड़बड़ है। अब इस केस में क्या होगा सर? देखो यहां पर भी तो कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है सर। यहां पर भी तो जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और +2 जो है वो 3D7 है। और सर जो NH3 है वो सर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। मैंने कहा नहीं बे, अरे बेटा याद कर, तुझे लिखवाया था कल CO2+ के लिए जो NH3 है, CO2+ के लिए NH3 वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। याद कर, ये एक्सेप्शन हुआ करता था। हाँ सर, ये एक्सेप्शन को अलग रखना है, मैं आपको ये कह रहा था। एक्सेप्शन हुआ करता था, याद है? हाँ, ये कितनी बार मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, है ना। इतनी बार याद दिला दिया कि बहुत सारे लोगों को याद आ भी गया कि आज सर ऐसा है ना। तो सर अब देखो, अगर 3D7 कॉन्फ़िगरेशन है और वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2 हो जाएगा सर, है ना। समझ चुके हो आप लोग शायद। यस बहुत बढ़िया बेटा, ये बहुत मैं खुश हुआ एकदम कि तुम्हें याद था ये वाली चीज। वेरी गुड, वेरी गुड।
समझ में आ गया? तो ये रीजन है बेटा ट्रांसफरेंस का, है ना, एनर्जी बढ़ने से लगभग एनर्जी बराबर हो जाती है और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है। दैट इज द रीजन ऑफ ट्रांसफरेंस। चलो सर डन लिखे बताओ और आगे चलते हैं ना। ट्रांसफरेंस मैं आपको एक और केस में भी बताऊंगा, है ना, ट्रांसफरेंस में आपको एक और केस में भी बताऊंगा। फटाफट लिखो इसको, फटाफट लिखो इसको। फटाफट लिखो। डन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर ट्रांसफरेंस का एक और केस है ना, ट्रांसफरेंस का एक और केस है जो कि है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, है ना। अच्छा सर उसमें भी होती है क्या? मैंने कहा उसमें भी होती है। ट्रांसफरेंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, है ना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी ट्रांसफरेंस होती है, लेकिन उसका उसका अपना एक अलग कहानी है ना, उसका एक अलग कहानी है। वो तब होता है जब उसका कॉन्फ़िगरेशन D9 हो। अगर स्क्वायर प्लेनर में D9 कॉन्फ़िगरेशन है और वापस से आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ? D9 में ऐसी क्या खास बात है? मैंने कहा रुका जा, मैं समझाता हूं तुझे D9 में ऐसी क्या खास बात है। याद कर, तुझे एनर्जी का ऑर्डर पता है क्या? बोले हाँ सर मुझे ऑर्डर पता है। सबसे ज्यादा एनर्जी हुआ करती थी dx² y² की, फिर उसके बाद एनर्जी में कौन आता था? dxy आता था सर, फिर उसके बाद एनर्जी में dz² आता था। याद है? ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ऐसा ही तो होता था। और dxy और dyz यहां आता था, या xy नहीं सर, dzx ये आता था। अब सोच अगर तेरा D9 कॉन्फ़िगरेशन है, समझना, अगर तेरा D9 कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सर यहां तो जो ये जो dx² y² है ना सर, इसकी एनर्जी तो भयंकर बढ़ती थी सर, इसकी एनर्जी तो भयंकर बढ़ती थी। अब अगर इसकी एनर्जी भयंकर बढ़ी है तो इसके बाद वाला जो डी ऑर्बिटल इसको खाली दिखेगा, ये भाग के छलांग मार के वहां चला जाएगा और ये अंदर वाला डी ऑर्बिटल खाली मिल गया। और जैसे ही अंदर वाला डी ऑर्बिटल खाली मिला, आपने कहा सर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? DsP2 हो जाएगा। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? DsP2 हो जाएगा। नहीं तो D9 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अंदर वाला डी ऑर्बिटल खाली नहीं मिलता, और अंदर वाला डी ऑर्बिटल खाली नहीं मिलता अगर, तो आप हाइब्रिडेशन DsP2 नहीं बोल सकते थे। फिर तो आप D9 कॉन्फ़िगरेशन के केस में आप हाइब्रिडेशन बोलते sp3। यस, ये डी ऑर्बिटल खाली इसलिए मिला है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट नहीं है, इसका ट्रांसफर हो चुका है हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, और इस वजह से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या मिल जाएगा? DsP2 हाइब्रिडेशन मिल जाएगा और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और मैं आपको बताऊं, इस पे इतना बार क्वेश्चन पूछा गया ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए जैसे कॉम्प्लेक्स होता है ये वाला CuNS3 4SO4, भाई इसके ऊपर ना इतना बार क्वेश्चन आ गया ना, इतनी बार क्वेश्चन आ गया। देखिए यहां पर या तो ये लिखा हुआ मिलेगा या ऐसे लिख देगा CuNS3 4 2+, ऐसे। बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और इसमें ये कैसा होगा? मतलब डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, क्या होगा, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? भयंकर क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो देखिए होता क्या है यहां, कॉपर जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है। कॉपर होता है सर 4s1 3d10, और सर लेकिन हमारा यहां जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हो गया 3d9 हो गया ना सर। सर 3d9 कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड NS3, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सीधा सीधा मैं बोल दूंगा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? DsP2 हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ट्रांसफरेंस पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? ट्रांसफरेंस पे बेस्ड है। बोलिए। बेटा बोलना पड़ेगा जल्दी से। यस, हाँ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ना इसके पास अनपेड, बिल्कुल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा साहब इसके पास, बिल्कुल रहेगा।
बिल्कुल रहेगा। डन है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया साहब, वेरी गुड, मजा आ गया। डाउट देख लें, चलो आओ फिर डाउट देख लेते हैं, एक बार देखें कैसे कैसे डाउट आए। Cu2+ तो वीक फील्ड होता है ना, एक्सेप्शन है ना। अरे बेटा Cu2+ नहीं था एक्सेप्शन में, देख तो सही, तू ऐसे लिख दिया, क्या नाम है तेरा, आर्यन, देख तू ऐसे लिख गया, Cu2+ नहीं था उसमें, CO2+ तक ही था, Cu2+ नहीं था। Cu2+ के साथ तो जो वीक H2O होता था वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता था, वो एक्सेप्शन था Cu2+ के साथ, ये वाला नहीं था। सर ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा ना, क्यों होगा डायमैग्नेटिक, बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो सही इसके पास। सर जी ट्रांसफेरेंस मतलब हुआ क्या, प्लीज, ट्रांसफेरेंस का मतलब है ट्रांसफर हो जाना लोअर से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में। सर लेकिन Cu2+ तो बहुत अनस्टेबल होता है, Cu2+ एक्वा स्टेट में बहुत गजब स्टेबल होता है, अनस्टेबल वो गैसियस स्टेट में होता है, या गैसियस स्टेट नहीं है, कंपाउंड बन रहा है, एक्वा स्टेट है। डी उसमें पढ़ाऊंगा मैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ाऊंगा। ट्रांसफेरेंस है क्या, यही है ट्रांसफेरेंस बेटा, इलेक्ट्रॉन का एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफेरेंस होना। सर हेयर इतना सेट कुछ, sir but why are always taking example of 3D element, can transference occur from 4D to 5D just like you showed 3D to 4D? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमें जो एग्जांपल्स जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं, एक्चुअली क्या ना, देखो जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, 3D भी है उसमें, 4D भी है, 5D भी है, लेकिन और 6D भी है। ऐसे मान लीजिए एक तरीके से अगर मैं कहूं कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से मोर देन 90% क्वेश्चंस 3D सीरीज के होते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये बिल्कुल सही बात है। यस, इसी वजह से जब भी मैं एग्जांपल लेता हूं वो 3D के एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि 4D और 5D के एग्जांपल्स हमसे नहीं पूछे जाते हैं। DsP2 कैसे आ रहा बेटा, कैसे नहीं आ रहा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो अंदर का एक डी ऑर्बिटल खाली है, और अगर एक अंदर का डी ऑर्बिटल खाली है तो अंदर वाला डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में काम में आ सकता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्या दिक्कत है। आपने मुझे लग रहा है बेटा लास्ट वाला लेक्चर नहीं पढ़ा सही से, है ना। कैसे हो सर बेटा, मैं बहुत बढ़िया हूं। dx2y2 दो ऑर्बिटिंग दो और एक ही ऑर्बिटल होता है भाई, dx2y2, ये प्रभु मैं चक्कर खा के ना गिर जाऊं। हाँ, कैन नॉट बी अकरिंग इन dxy, नहीं dxy की एनर्जी इतनी नहीं बढ़ती है, इसलिए वजह से dx2y2 सबसे हायर एनर्जी वाले में ही होगा। NS3 वीक फील्ड लिगेंड फॉर, और इसलिए कहते हैं ना, CO के लिए भी होता है बेटा, FeCO2+, है ना, CO2+ तक होता है। सर मैंने इसमें पढ़ा था कि ये d2y2 में जो अनपेड है वो एंटी बॉन्डिंग में शिफ्ट हुआ है, हायर ऑर्बिटल में शिफ्ट हुआ, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, ऐसे मान दो। सर जी इस चैप्टर को खत्म होने में और कितना लेक्चर लगेगा, लगेगा बेटा अभी 4-5 लेक्चर और लगेंगे, है ना। स्क्वायर नॉन प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर ही होता है, नॉन प्लेनर कुछ नहीं होता, स्क्वायर नॉन प्लेनर कुछ नहीं होता बेटा, स्क्वायर बोल दिया फिर नॉन प्लेनर, वाह बेटा वाह, कौन है, अच्छा निशब त्रिपाठी जी हैं, वाह बेटा वाह। DsP2 कैसे लिख रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा दुबे जी, बेटा दुबे जी ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां चला गया है, अंदर वाला डी ऑर्बिटल खाली हो चुका है, मतलब ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग होने के लिए बेताब है, और बेताब है तो इसको इंटरमिक्सिंग में इंक्लूड कर लीजिए। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, एक अंदर वाला डी आ गया तो sp2 हो जाएगा बाहर वाला। लग रहा है आज चाय में कुछ और ही था, अच्छा चाय में कुछ और ही था, लग तो रहा है आज। आ जाओ भैया बहुत हो गया है, अभी मैं चक्कर वक्कर खा के ना गिर जाऊं, इतना ही पढ़ेंगे, है ना। ये डूबे जी कह रहा है, डूबे जी एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी पढ़ने जा रहे हैं बेटा जी, और एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी में मैं सबसे जो पहली बात करने जा रहा हूं वो है बेटा जी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। मैं सबसे पहले किसके बारे में बात करने वाला हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बात करने वाला हूं। देखते हैं आज अगर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खत्म हो जाता है तो एकदम मजा आ जाएगा, है ना, एकदम मजा आ जाएगा। यस, आइए स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सुनिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है उसको कैसे बताया जाता है। हाँ सुनो सुनो बेटा, हाँ अब वापस आ जाओगे, अब ठीक है, हो गया हो गया, हाँ हो गया हो गया हो गया है, आओ वापस इधर आइए। तो इस पे अब क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं कि बताइए D9 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी। तो ये सारे क्वेश्चन करवा तो दिए।
अब मैं यही बोल रहा हूं, आप में से कई मेरे भाई बहन ऐसे हैं, उनको लगता है क्वेश्चन तो करवाए नहीं। अरे मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ही तो हैं। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ही हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ही हैं। ये जो मैंने अलग अलग केसेस लेके आपको करवाए हैं, ये सारे क्वेश्चंस ही तो हैं, और क्या है, ये क्वेश्चन ही तो है। अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो ये क्वेश्चन ही तो है। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो ये क्वेश्चन ही तो है। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो इसको क्वेश्चन ही बोलते हैं भाई लोगों। पता नहीं तुम्हारी नजर में इसको क्या बोलते हैं, है ना, स्टेबिलिटी। अच्छा तुम्हें चाहिए कि वैसा वाला क्वेश्चन, है ना, कि ऊपर लिखवा दें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, है ना, और फिर उसके बाद अगली स्लाइड पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी सोनिया गांधी, ऑप्शन नंबर डी श्री नरेंद्र मोदी। और फिर आपको दे दिया जाए एक पोल, है ना, और उस पोल में आप ऑप्शन नंबर डी पे टिक मारो खटाक से। फिर यहां पर रूल आप, मैं परसेंटेज दिखाऊं और परसेंटेज दिखे 96%, 99%, आप खुश हो जाओ, वाह, टीचर खुश हो जाए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं और मजा आ जाए। आप रील बना लो, आप स्टोरी लगा दो, आपका नाम ऊपर आ गया, बस खत्म सर। यही तो दुनिया है आज, है ना, नहीं क्या? यही तो दुनिया है सर। जब तक स्टोरी नहीं लगाई, रील नहीं बनी, फायदा क्या है? पढ़ाने का ना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप चाहते हो मैं ऐसा करूं? नहीं बता दो, मतलब अगर ऐसे करना तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग। नहीं भाई, मतलब तुम चाहो डी फॉर डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, मेरा मन तो कर रहा था कुछ डी ऑप्शन अलग डाल दूं, लेकिन फिर फालतू में कई लोग बुरा मान जाते हैं ऐसे ही, है ना। हाँ, तो आप ऐसे चाहते हो ऐसा क्वेश्चन करें? नहीं ना, ठीक है भाई, अगली क्लास में करवा देंगे, मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे करवा देंगे, तुम कहोगे तो, है ना। हाँ, आ जाओ। हाँ आइए चलते हैं। हाँ जनरल, मतलब ऐसे ही है, ठीक है। आओ हम लोग आगे चलते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं ना, स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन एक चीज तुम देख रहे हो क्या, एक चीज तुम नोटिस करी है तुमने? जैसे मान लो तुम कहीं पर भी घूमने जाते हो, मेंटालिटी में जो शिफ्ट हुआ है ना, वो मैं देखने, मतलब मैं बताना चाह रहा हूं। मेंटालिटी में शिफ्ट ऐसे हुआ कि जैसे आप कहीं घूमने गए, है ना, और उस जगह पे वो बहुत सुंदर जगह है और आपको एकदम अच्छा लग रहा है, लेकिन सोचो वहां पर आप, जब तक आपकी एक अच्छी फोटो क्लिक ना हो, जब तक आप उस फोटो को अपनी स्टोरी पे, अपने पोस्ट पे ना डालो, तो ऐसा अंदर से ऐसा लगता होगा ना तुम्हें कि यार आने का कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। समझ रहे हो तुम लोग? मजा नहीं आया, अरे यार यहां आगे बताओ कोई ढंग की फोटो ही नहीं आई। यस, तो मतलब ऐसा एकदम से ऐसा हो गया है कि अब सारा जो कहानी है ना, सारी जो खुशी है, वो सोशल मीडिया पे ढूंढने लग गई है जनता, है ना। तो मतलब है ऐसा दिक्कत, अब क्या करें। नहीं, फोटो डालना मैं मतलब गलत नहीं समझता हूँ, अच्छी बात है फोटोज, और आजकल तो कई लोगों का पेट भर रहा है इसी से ना, बहुत कंटेंट क्रिएटर बने हैं, है ना, और बहुत सारे अलग अलग व्लॉगर्स बने हैं। अब उससे समाज को फायदा कितना हो रहा है वो बात अलग है ना, उस पर बात अलग की जा सकती है। लेकिन कि मैं सुबह उठा हूं, ये देखो दोस्तों मैं उठ गया, तो हम क्या करें भाई, उठ गया है तो मुंह धो ले, आंख में तेरे कचरा भरा पड़ा है, बता। ये देखो मैं ब्रश कर रहा हूं, तो यार मतलब सारी दुनिया ही कर रही है, तू कोई ब्रश उल्टा थोड़ी कर रहा है। लेकिन ठीक है, मतलब वो कंटेंट क्रिएटर अपने आप को बोलते हैं, अब वो कंटेंट उनका कैसा भी हो भले ही, और उससे एज अ सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो रहा है ये डिपेंड करता है। लेकिन ये मुझे लगता है देखने वाले को भी थोड़ा समझना चाहिए, है ना। और आजकल तो हमारा मीडिया जो है वो तो मुझे लग रहा है सोशल मीडिया से भी गया बीता है। नहीं, आजकल लोग असली खबर जानने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, है ना। और मीडिया जो है वो मतलब न्यूज चैनल जो है, नहीं, लोगों को लगता है अगर सही खबर जाननी है तो यहाँ टेलीविजन पे नहीं आएगी, वो सोशल मीडिया पे आएगी ना। तो ऐसा ही आजकल माहौल एकदम उल्टा हो गया है ना, नहीं। हाँ, अबे नहीं, वो जोशी वोशी कई लोग हैं, वो तो तुम तो एक एक का नाम जानते हो, लेकिन कई लोग हैं भाई, तो एक ही है वो तो, कई लोग हैं। मैं आज गांव जा रहा हूं,
मैंने आज गांव में भैंस देखी, ये देखो भैंस चल रही है मेरी, बताओ व्यू कितने हैं, 4 मिलियन। और वो देखने वाले तुम जैसे लोग ही तो होते हैं, वही तो है उनकी ऑडियंस। सुबह उठते आज तो अच्छा नया व्लॉग आया क्या, उसका नया व्लॉग आया, आज देखा क्या तूने? बोले मैंने नहीं देखा, आज तो जाके देखना पड़ेगा। बताओ देख रहे हो तुम लोग हैं? तो यार हो गया ऐसे ही जमाना। मतलब खुशी हम लोग सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं आजकल, है ना। एक फोटो पे लाइक आ जाए बहुत सारे, हमें एकदम से खुशी हो जाती है, और ना आए तो ऐसे लगता है कि मैं इंसान डिप्रेशन में से चला जाता है ना। तो ठीक है, अब जैसा जमाना चल रहा है भाई, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ये सारी मतलब फिजिकल चीजें हैं, इनमें ऐसी चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश ना करें, है ना। खुशी वो शांति जो होती है ना, वो बाहर लाइक से नहीं आती, वो अंदर से आती है। अपने घर वालों के साथ बैठें, थोड़ा माता पिता के साथ बैठें, उनके साथ टाइम बिताएं, भाई बहनों के साथ टाइम बिताएं, कजन्स हैं आपके साथ, उनके साथ टाइम बिताएं, उनसे बात करें। असली खुशी वो है, वो सारे दिन भर रील स्क्रॉल करते रहोगे, है ना, किसी के सब्सक्राइबर बन जाओगे, है ना, किसी के घर भर दोगे तुम पैसों से, कोई फायदा नहीं है। अपना घर खराब कर लोगे, उनके घर भर दोगे। घर पे हमने टाइम दिया नहीं, पढ़ाई के लिए हमने टाइम दिया नहीं, है ना। मैं मतलब किसी को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, जो मुझे लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ, है ना। देखो तुम में से कई लोग सीरियस हो गए, बोल रहे हैं पढ़ा दो, है ना। उनको लग रहा है कि ऐसा तो मैं ही करता हूँ, है ना, और मेरे बारे में सच्चाई बोली जा रही है, और सच्चाई इंसान सुनता नहीं है। सच्चाई बोल दे तो ऐसा लगता है सर पे लट मार दिया हो किसी ने, है ना। बोले ज्ञान कम दो, पढ़ाओ आप। लो भाई पढ़ा देते हैं, और तो क्या करें। आओ, यस आइए साहब, हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ना, इनकी स्टेबिलिटी को ना इक्विलिब्रियम से समझाता है। इसमें सारा किसका लिया जाता है? इक्विलिब्रियम का सारा लिया जाता है ना। स्टेबिलिटी समझाने के लिए हम लोग किसको पकड़ के लाए? उसको पकड़ के लाए, इक्विलिब्रियम को। देखिए कैसे पकड़ के लाए, मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज, है ना, जब मैंने स्टार्ट किया था ये चैप्टर। सोचो आपके पास एक मेटल था और उसके साथ 4 लिगेंड आए, और 4 लिगेंड ने मिलकर क्या बना दिया? ML4 बना दिया, एक आपका कंपाउंड बना दिया। सर ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको मैं लिख देता हूं KF, है ना। इसको मैं फॉर्मेशन कांस्टेंट या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी लिखूंगा आगे चल के। यस, मुझे एक बात बताइए, ये जो ML4 है, इस मेटल के साथ ये जो कॉम्प्लेक्स बना है 4 लिगेंड का, ये कैसे बना होगा? सर मैं इसको स्टेप वाइज भी लिख सकता हूं। देखिए सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पहले M जो था वो एक मेटल जो था वो एक लिगेंड के साथ रिएक्ट करके ML बना रहा है, फिर ये जो ML है वो दूसरे लिगेंड के साथ रिएक्ट करके ML2 बना रहा है, और ये सर जो ML2 है वो तीसरे लिगेंड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? ML3 बना रहा है, और ये जो सर ML3 है ये चौथे लिगेंड के साथ रिएक्ट करके ML4 बना रहा है ना। सर ये हमारा यहां जाकर हमारा कंपाउंड बन गया सर। यस, ML4 बन गया। इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको मैं K1 लिख सकता हूं, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K2 लिख सकता हूं, और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K3 और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K4 लिख सकता हूं। बताइए, लिख सकता हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन चारों रिएक्शन को ऐड कर दूं, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन चारों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो देखो क्या होगा सर, इससे ये उड़ जाएगा, इससे ये उड़ जाएगा, इससे ये उड़ जाएगा, और चारों रिएक्शन को ऐड करने से सर मुझे ऊपर वाली रिएक्शन मिल जाएगी। बोलिए ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बोले बिल्कुल मिल जाएगी। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जिसको आपने K फॉर्मेशन बोला है, क्योंकि आपने रिएक्शन ऐड करी है तो सर इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इतना आप लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हो। बोलिए इतना आप लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके? यार ईमानदारी से बताना पड़ेगा। यस, ईमानदारी से बताना पड़ेगा। मतलब ये जो आपने KF लिखा है, ये जो आपने KF लिखा है बेटा, इसको फॉर्मेशन कांस्टेंट या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है, आप सोचिए इस रिएक्शन में ML4 का फॉर्मेशन हो रहा है, और जिस रिएक्शन में ML4 का फॉर्मेशन हो रहा है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं फॉर्मेशन कांस्टेंट कह रहा हूं। इसको मैं अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूं, यस, अगर मैं K फॉर्मेशन का एक्सप्रेशन लिखूं तो उसका एक्सप्रेशन होगा ML4 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मेटल की कॉन्सेंट्रेशन इनटू लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 4। सर अगर मैं ऐसा कहूं कि मेरा फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है, फॉर्मेशन कांस्टेंट कब ज्यादा होगा? जब मेरा जो कॉम्प्लेक्स बना है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। और
भाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन तब ज्यादा होगी सब सर मेरा जो कॉम्प्लेक्स है सर वो स्टेबल हो। अगर ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा तभी ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनेगा तो केएफ का वैल्यू ज्यादा होगा, ml4 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगी। इसी वजह से मैंने इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को किसके साथ रिलेट किया है, इस केएफ की वैल्यू के साथ रिलेट किया है। मैं से कह सकता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड, दिस कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ केएफ। केएफ जितना ज्यादा ml4 की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा, और ज्यादा क्यों है, वो इसलिए है ज्यादा बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल ज्यादा है तो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। क्या मैं से कह सकता हूं क्या? यस। और ये जो आपने K1, K2, K3, K4 लिखे हैं सर, ये क्या है? दीज आर नोन एज स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट है ना, इनको क्या बोला जाता है बेटा? स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट। इसको ना कई जगह पर ऐसे भी लिखा होता है, ये जो है ना इसको ऐसे भी लिखा होता है β4, ऐसे भी लिखा होता है क्योंकि 4 लिगेंड है ना, तो β4 ऐसे भी लिखा होता है। अच्छा अगर मान लो मैं इसका उल्टा कर दूं, 1/kf लिख दूं, पता है इसको क्या बोला जाता है? इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, या फिर इसका एक और नाम है, इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोला जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसको? इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी नाम दिया जाता है। ठीक है, इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी नाम दिया जाता है। एक बार के लिए कोई आपका डाउट है तो मुझे बताओ, है ना? और हाँ डन लिख दो, है ना? इतना हो जाए तो डन लिखो, फिर चलते हैं हम लोग आगे। क्या हो गया भाई? बोर्ड हिल गया बेटा, कोई बात नहीं, हिल गया तो तुम डरो मत, मतलब गिरेगा नहीं है ना, गिरेगा नहीं है, डोंट वरी। यस चलें आगे, चलें। हो गया? डन हो गया? डन हो गया, बहुत बढ़िया सर। वाई डिसोसिएशन कांस्टेंट, अरे बेटा 1/kf किसके बराबर होगा? इसका उल्टा कर दो भाई। ये जो रिएक्शन है ml4 गिव्स m+4l, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1/kf के बराबर ही तो होगा। तो 1/kf जो है इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? ml4 का डिसोसिएशन नहीं हो रहा है क्या? जो ml4 है वो m+4l में डिसोशिएट हो रहा है। दैट्स वाई इसको मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला है। बताओ, मुझे तो लगा था 11th क्लास पास करके आए हो तुम लोग, है ना? हाँ यस, पैसे का खेल तो नहीं है बाबू भैया, नहीं। हो गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे समझो, देखो अब ये जो स्टेबिलिटी की बात हम लोग करते हैं ना बेटा जी, स्टेबिलिटी की जो बात की जाती है, स्टेबिलिटी की जो बात की जाती है सर, इसमें तो आपने मतलब इनऑर्गेनिक में इक्विलिब्रियम घुसा दिया सर। मतलब ये तो स्टेबिलिटी की जो बात की जाती है, स्टेबिलिटी दो तरीके से डिफाइन होती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और एक होता है काइनेटिक स्टेबिलिटी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट एंड काइनेटिक स्टेबल प्रोडक्ट, है ना? काइनेटिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी की जो बात है हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जो बात करते हैं इसमें वो बात होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की। और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का जो मतलब है वो आपने यही बोला है, जो आपने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, हायर द वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट, हायर द वैल्यू ऑफ केएफ, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ये जिस स्टेबिलिटी की आप लोग बात कर रहे हो वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ही है। तो कहीं पर भी अगर मान लो ऐसा लिखा है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, या फिर कहीं पर लिखा है सिर्फ स्टेबिलिटी, एक ही बात है ना? अलग अलग नहीं है ना? हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है सर। अब देखिए, ये तो ठीक है, मतलब कहानी हमें मोटी मोटी समझ में आई गई है ना सर? ये तो कहानी हमें मोटी मोटी समझ में आई गई है कि केएफ का वैल्यू ज्यादा होगा, केएफ का वैल्यू ज्यादा होने से हमारा लिगेंड, ये जो कॉम्प्लेक्स है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो केएफ ज्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ये चीज तो हमें समझ में आई, और ये जो स्टेबिलिटी है इसको मैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बोलूंगा। लेकिन मेरा मन कर रहा है, मतलब इसमें ना कुछ और करवाने का, है ना? मेरा मन कर रहा है इसमें कुछ और करवाने का। मेरा मन कर रहा है इसमें थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक्स घुसाने का। अगर तुम लोग कहो तो मैं घुसा दूं, अगर तुम लोग कहो तो मैं घुसा दूं, बताओ जरा, अगर तुम लोग कहो तो मैं घुसा दूं थर्मोडायनेमिक्स इसमें। यस
घुसा दें अगर तुम लोग कहो तो। नहीं सर इक्विलिब्रियम ही काफी है सर, थर्मोडायनेमिक्स में उसको आओ देखो, ये बस ऐसे मजे के लिए, मतलब ऐसे मानो कि इसके बिना भी मैं कुछ चीजें लिखवा सकता था, लेकिन जब मैं ये लिखवाऊंगा ना, और ये लिखवा के जब मैं नेक्स्ट वाली चीजें बताऊंगा, तो तुम्हें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना एकदम, तुम्हें ऐसा लगेगा भाई साहब जो आज पढ़ा है ना, कहां थर्मोडायनेमिक्स, कहां इक्विलिब्रियम और कहां मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, एकदम मजा आ जाएगा। आओ सर आओ। तो सर देखिए, अभी आपने कहा कि ये जो रिएक्शन है M+4L गिव्स Ml4, ये रिएक्शन है। मुझे एक बात बताओ, आपका ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा कब बनेगा भाई? KF फॉर्मेशन कब होगा? KF की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब ML4 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। और ML4 की कॉन्सेंट्रेशन कब ज्यादा होगी? कब ज्यादा बनेगा? ये सर तब ज्यादा बनेगा जब इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होगा। अरे क्यों डेल्टा जी नेगेटिव? मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। सोचो, अगर ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब सर ये प्रोडक्ट का बनना बहुत मुश्किल है। ये तो अपने आप हो ही नहीं रही रिएक्शन। अपने आप क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये भाई साहब स्टेबल नहीं है। अगर ये भाई साहब स्टेबल होते ना, तो रिएक्शन दौड़ के स्टेबिलिटी की तरफ जाती। मेरी बात समझ रहे हो? दौड़ के रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। अगर ये स्टेबल है, अपने आप इसका फॉर्मेशन होगा। आपको एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत लेने की नीड, उसकी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होगा। सर बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल आपने सही कहा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। अब बेटा डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? बोले सर मैंने एक रिलेशन पढ़ा था 11वीं कक्षा में कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सर देखिए, ये वैल्यू नेगेटिव तब हो सकती है, एक कंडीशन में आपके सामने लिखना चाहता हूं, अगर मेरा डेल्टा एच नेगेटिव हो। सोचना, अगर मेरा डेल्टा एच नेगेटिव हो और मेरा डेल्टा एस भी नेगेटिव हो। नहीं सर, डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मेरा डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तो क्या हमेशा डेल्टा जी का साइन नेगेटिव आएगा? क्या चेक कर लो। नहीं तुम चेक कर लो। यस, अरे बोलो तो सही। ये रिएक्शन, ये जो आपके सामने लिगेंड का फॉर्मेशन लिखा है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगी जब इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और अगर मान लो मैं डेल्टा एच को नेगेटिव बना दूं और डेल्टा एच को पॉजिटिव बना दूं, तो क्या मेरा डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहेगा? यस, बोले हाँ सर रहेगा। तो अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है? मैंने कहा मुझे पता है और तुझे भी बता दूंगा। बोले सर बताओ कैसे? मैंने कहा तू खुद सोच के देख। डेल्टा एच नेगेटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब समझता है तुम? कहता है हाँ सर एनर्जी डिक्रीज कर रही है। और मैंने कहा इस रिएक्शन में एनर्जी डिक्रीज कर रही है, मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी डिक्रीज कर रही है। क्यों? अरे बेटा मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। एनर्जी डिक्रीज कब करती है? जब स्टेबिलिटी बढ़ती है कि कम होती है? जल्दी बताओ। डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा इस रिएक्शन के लिए। क्यों डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव क्यों होगा? अरे भाई साहब, हमेशा रिएक्शन किस तरफ जाना चाहती है? मोर स्टेबिलिटी की तरफ। मोर स्टेबिलिटी की पहचान क्या है? लेस एनर्जी। मोर स्टेबिलिटी की पहचान क्या है? लेस एनर्जी। तो जिस तरफ एनर्जी कम हो रही होगी, रिएक्शन अपने आप दौड़ के जाएगी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जो ML4, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है सर, ये स्टेबल बना है। ये स्टेबल है, इसका मतलब इधर से इधर जाने पर स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। और अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है मतलब एनर्जी डिक्रीज कर रही है। इस तरफ एनर्जी ज्यादा है, इस तरफ एनर्जी कम है। इधर एंथैल्पी ज्यादा है, इधर एंथैल्पी कम है। जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हो तो सर एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब है सर स्टेबिलिटी बढ़ना। और हम कह रहे हैं हमारा लिगेंड, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है। इसका मतलब सर इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग, या नहीं समझे? मतलब ज्यादा हो गया क्या? नहीं नहीं ज्यादा हो गया क्या? मतलब डूब तो नहीं गए हो तुम लोग? एकदम ज्यादा डेप्थ में चले गए क्या हम लोग? मतलब डूब तो नहीं गए हो तुम लोग? अरे सर देखो ना, मतलब ऐसे समझ लो आप, ये वाले हाईली एनर्जेटिक है। ये तो मैंने बोला था, आपके थप्पड़ मार दें आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहां कोई बॉन्डिंग नहीं है, अकेला मेटल बैठा है, 4 लिगेंड अलग अलग बैठे हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, हाईली एनर्जेटिक है, ढूंढ रहे हैं कभी मिलन हो जाए, किसी के साथ बॉन्ड बन जाए तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो इस तरफ हाईली एनर्जेटिक 4-5 चीजें हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि चारों पांचों मिल गए, कॉम्प्लेक्स बन गया, स्टेबल बन गया।
अगर ये स्टेबल बना, आप लोगों ने पढ़ा है ना, जब भी किसी स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहां ये सर एकदम किसी के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है सर, एकदम लफंडे टाइप है, घूम रहे हैं ऐसे ही, जहां मर्जी हो वहां मुंह मार रहे हैं, कोई बॉन्डिंग नहीं है कहीं पर भी। यहां सर बॉन्डिंग हो चुकी है। बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होती है। जब भी एक स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एनर्जी रिलीज होती है। यार ये वाला ग्राफ तुम लोगों ने क्लास 11th वीबीटी में नहीं पढ़ाया था क्या? जैसे जैसे दो एटम्स नजदीक आते हैं एनर्जी डिक्रीज करती है, मिनिमम एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग जाके यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसको आप लोग बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ नाम देते थे। याद है क्या? बॉन्ड फॉर्मेशन यहां होता है। तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, और क्योंकि यहां स्टेबल कंपाउंड बना है, स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो एनर्जी रिलीज होगी। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या आप लोग? यस। और मुझे एक बात बताइए, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना है, अब स्टेबिलिटी को मैं कैसे रिलेट करूंगा? सर इसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। अरे भैया जी ये बॉन्डिंग कब स्ट्रॉन्ग होती थी जल्दी बताओ। सर ये बॉन्डिंग तब स्ट्रॉन्ग होती थी जब हमारा साइज ऑफ मेटल छोटा होता था। याद कीजिए, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं सर जब हमारा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा हुआ करता था, कुछ याद आ रहा है क्या? तब ये बॉन्ड मजबूत बनता था सर, और स्प्लिटिंग ज्यादा होती थी। और सर और देखिए, और क्या होता था? जब हमारा सेंट्रल मेटल का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता था, और सर जब हमारा डेल्टा ज्यादा होता था। कुछ याद आ रहा है? यस। अरे ये तो हमने कल वाली क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हमारा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो स्टेबल है, बॉन्ड मजबूत बन रहा है। बॉन्ड मजबूत कब बनता था? ये हमने लास्ट क्लास में चीजें पढ़ी थी। जब मेटल का साइज छोटा हो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता था, जब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा हो तो मजबूत बॉन्ड बनता था, ताकि स्प्लिटिंग ज्यादा होती थी, है ना। स्प्लिटिंग ज्यादा हो तो मजबूत बॉन्ड बन रहा है, सेंट्रल मेटल का जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो मजबूत बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव के लिए ये कंडीशंस हैं, और डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब हमारा लिगेंड स्टेबल है। तो मैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को क्या इनके साथ रिलेट कर सकता हूं? क्या मैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को इनके साथ रिलेट कर सकता हूं क्या? यस, हाँ, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तो इसका मतलब ये जो सारे पॉइंट लिखे हैं, ये सारे पॉइंट किसके हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के हैं। अगर आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल है मतलब लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, तो आपका मजबूत बॉन्ड बनेगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। मतलब मैंने डेल्टा एच को रिलेट कर दिया किसके साथ? स्टेबिलिटी के साथ। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? भाई ऑब्वियस है ना, अगर मान लीजिए आपका सेंट्रल मेटल का जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो उसके लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मजबूत बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, जब आपकी सेंट्रल मेटल की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा भूखा है, लिगेंड ज्यादा नजदीक पहुंच जाएगा मेटल के, बॉन्ड मजबूत बनेगा, बॉन्ड मजबूत बनने का मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा है तो ऑब्वियस है वो मेटल को ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी रखेगा, ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनाएगा, और ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्यादा। तो सारी बात एक ही तो कह रही है। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप लोग? यस। यार कोई बोल ही नहीं रहा यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस, सही कह रहा हूं, बहुत बढ़िया सर। और देखिए, हाँ, और देखिए, एक मैं रिएक्शन आपके सामने लिखने जा रहा हूं, समझना बेटा। एक मैं रिएक्शन आपके सामने लिखने जा रहा हूं, है ना। वो रिएक्शन आप लोग देखना। एक मेटल था, है ना, एक मेटल है, उसने ये कॉम्प्लेक्स बना रखा है, समझना आप लोग, है ना। ये कॉम्प्लेक्स बना रखा है और इसने रिएक्शन करी किसके साथ? इथाइलिन डायमीन के साथ, ईएन के साथ, है ना। ईएन के साथ रिएक्शन हुई, तो बेटा जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा सर? ऐसा बनेगा, एम, मान लेते हैं एक ईएन अंदर आ गया, एक ईएन अंदर आ गया, तो ये 2 NH3 बाहर चले गए, NH3 4 2 प्लस 2 NH3। मुझे एक बात बताइए, ये जो प्रोसेस आपके सामने लिखा है, इस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है या एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है?
इस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है या एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है? जल्दी से बताइए। मैं आपके सामने कुछ प्रोसेस लिखने जा रहा हूं, मैं आपके सामने कुछ रिएक्शंस लिखने जा रहा हूं, आप मुझे बताइएगा हर रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है? जल्दी से बताइएगा आप लोग। ओ सॉरी, 3+ लिख दो, चलो 3+ लिख दो यार, 3+ ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, +6NH3। एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है हर प्रोसेस में? बताइए। अरे सर एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी होती है रेंडमनेस। कोई बोल ही नहीं रहा। सर एंट्रोपी क्या होती है? रेंडमनेस होती है सर। और देखो सर, रेंडमनेस इसमें बढ़ रही है कम हो रही है, कैसे पता लग रहा है? देखो इधर कितने हमारे पास, ऐसे मान लीजिए इधर कितने पार्टिकल्स हैं सर? देखो एक तो पार्टिकल ये रहा और एक ईएन रहा सर, हमारे पास इधर 3 पार्टिकल्स हैं। और सर इधर कितने हैं? देखो 2 और 1 3। सर 3 कहां है? 2 ही तो है। ये 3 कैसे लिख दिया सर आपने? हाँ देखिए ना सर, हमारे पास यहां कितने पार्टिकल्स है? एक तो इथाइलिन डायमाइन और एक ये वाला आयन, दो आयन, दो पार्टिकल्स है। इधर कितने हैं? 2 और 1 3। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा? सर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है सर। मतलब इस प्रोसेस का जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है। सर यहां देखिए, यहां पर कितने पार्टिकल्स हैं? 2 और 1 3 पार्टिकल्स हैं। और सर इस तरफ कितने पार्टिकल्स हैं? 4 और 1 5 पार्टिकल्स हैं। तो सर यहां पर भी जो एंट्रोपी होगी वो इंक्रीज कर रही है। सर यहां देखिए, यहां कितने पार्टिकल्स हैं? सर 4 पार्टिकल्स हैं। और सर यहां पर कितने पार्टिकल्स हैं? सर 7 पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब सर यहां पर भी एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? यस? यस, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? हाँ सर बिल्कुल, है ना, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो अगर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है तो एंट्रोपी का इंक्रीज करना हमारे लिए तो अच्छी बात है ना। एंट्रोपी अगर इंक्रीज करेगी, सोचो इधर आओ सर, अगर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब डेल्टा एस नेगेटिव, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है मतलब हमारा जो ML4 है सर वो ज्यादा स्टेबल है। मैंने स्टेबिलिटी को किसके साथ रिलेट कर दिया? एंट्रोपी के साथ रिलेट कर दिया। मैं ऐसे बोलूंगा, अगर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो स्टेबल है, क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज करना इज फेवरेबल कंडीशन फॉर डेल्टा जी नेगेटिव होना। और डेल्टा जी नेगेटिव होना मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना। और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने का मतलब यही है कि सर हमारा ML4 ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इस वजह से आसानी से बन रहा है। ये रिएक्शन नेगेटिव है, उस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? यस, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या बेटा? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस। इसका मतलब हर प्रोसेस में जो एनर्जी है वो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। देखो सर कुछ समझ में आ रहा है क्या? स्टेबिलिटी कैसे बढ़ रही है? देखो सर एक चीज को और मैं रिलेट करना चाहता हूं। देखो सर यहां पर 6 के 6 लिगेंड कौन से हैं? NH3 वाले हैं। सर यहां पर एक लिगेंड कौन सा आ गया? ईएन आ गया, इथाइलिन डायमाइन। तो सर क्या यहां ईएन एक रिंग बनाएगा क्या? हाँ सर बोले बिल्कुल रिंग बनाएगा, एक रिंग बनाएगा सर, बिल्कुल सही। इसका मतलब इधर रिंग नहीं है, इधर रिंग है, और जब रिंग बनी तो स्टेबिलिटी बढ़ी। डेल्टा एस पॉजिटिव हुआ और डेल्टा एस पॉजिटिव हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। हाँ सर। यहां देखिए सर, यहां कोई रिंग नहीं है, यहां 2 ईएन है। 2 ईएन मतलब सर ये 2 चिलेट बनाएगा सर, 2 रिंग्स बनेगी। हाँ सर। और सर ये कितना बनाएगा? 3 रिंग्स बनाएगा सर। अरे सर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है सर। और मुझे एक चीज और बताओ, कहां पर एंट्रोपी ज्यादा बढ़ रही है? अगर मान लीजिए यहां पर चेंज इन एंट्रोपी को मैं डेल्टा S1 कह दूं, यहां पर चेंज इन एंट्रोपी को डेल्टा S2 कह दूं, और यहां पर चेंज इन एंट्रोपी को डेल्टा S3 कह दूं, तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं? सर डेल्टा S3 का जो वैल्यू है
वो डेल्टा S2 से ज्यादा है और वो डेल्टा S1 से ज्यादा है। चेंज इन एंट्रोपी इसमें सबसे ज्यादा हो रही है। कैसे? इधर पार्टिकल 4 थे, 4 से 7 हो गए, कितने का चेंज? 3 का चेंज, 3 पार्टिकल का चेंज। यहां 3 से 5 हुए, कितने पार्टिकल का चेंज? 2 पार्टिकल का चेंज। यहां 2 से 3 हुआ, 1 पार्टिकल का चेंज। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसमें बढ़ी? इसमें बढ़ी, और सबसे ज्यादा एंट्रोपी इसमें बढ़ी है। डेल्टा सबसे ज्यादा इसके लिए पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा जी सबसे ज्यादा नेगेटिव इसके लिए है, मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल है। और इसी वजह से हम लोग कहते थे कि जैसे जो चिलेट रिंग्स होती है वो कॉम्प्लेक्स को स्टेबल बनाती है। स्टेबल क्यों बना रही है? उसका रीजन ये, जितनी ज्यादा चिलेट रिंग्स होंगी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा होगा। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, क्या आप इस बात को समझे कि नहीं समझे? दिस इज नोन एज एंट्रोपिक इफेक्ट। बताइए। ऑस्किलेशन इफेक्ट, ऑस्किलेशन इफेक्ट, जो आपको ठीक लगे वो आप कह दो। तो जो स्टेबिलिटी की मैं बात करूंगा वो तीसरे वाले की सबसे ज्यादा, फिर दूसरे वाले की, और फिर सबसे कम होगी फर्स्ट वाले की। बोलिए, है ना? अब मैं और चाहूं तो इसमें और खेल सकता हूं इसके साथ, है ना? और खेल सकते हो आप लोग चाहो तो। NH362 प्लस 3 लिख दो, और यहां EDTA4 माइनस लिख दो। क्या बनेगा? जल्दी बताओ क्या बनेगा सर? MEDTA प्लस यहां क्या बनेगा सर? यहां बन जाएगा 6NH3। सर कितने हो गए? इधर देखिए कितने हैं, 2 ही हैं सर। और यहां कितने हैं सर? 7 हो गए सर। 7, 2 से 7। अगर इसमें एंट्रोपी चेंज डेल्टा S4 होना तो मैं कहूंगा डेल्टा S4 सबसे ज्यादा है, और डेल्टा S4 सबसे ज्यादा है ना, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स 4 वाले की सबसे ज्यादा होगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? यस। क्यों? क्योंकि सर इसमें जो रिंग्स हैं, यहां कितनी चिलेट बनती थी याद है क्या तुम्हें? सर यहां 5 रिंग्स बनती थी। यहां कितनी रिंग्स बनती थी? 5 रिंग्स बनती थी सर। यस, यहां कितनी रिंग्स बनती थी? 5। EDTA के साथ 5 रिंग बनती थी, याद है तुम्हें? कोई बोल ही नहीं रहा यार। यस। तो जितना ज्यादा एंट्रोपी में चेंज आएगा, एंट्रोपी चेंज जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा। अब आपको मोटी मोटी क्या क्लास, मोटी मोटी चीज क्या ध्यान में रखनी है मैं बताऊं? मोटी मोटी क्या चीज ध्यान में रखनी है मैं बताऊं? जिस बच्चे को एंट्रोपी पेंट्रोपी ये सब कुछ नहीं समझ में आया, वो सीधी सी एक बात ध्यान रख ले, इसमें 1 रिंग है, इसमें 2 रिंग है, इसमें 3 रिंग है, और इसमें 5 रिंग है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स बढ़ती है, स्टेबिलिटी वैसे वैसे बढ़ती है। बस वो ध्यान रख ले। जिसको नहीं समझ में आया वो ये, इतना तो समझ में आ गया होगा। मैंने उस स्टेबिलिटी को, एक्चुअली क्या होता है ना, जब ऐसे बोला जाता है ना, जब इस चीज को ऐसे बोल दो कि चिलेट रिंग ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, बच्चा पूछता है क्यों ज्यादा है, रीजन बताइए सर, है ना? रीजन बताइए। तो ये जो रीजन है वो सारा मैंने आपको देने की कोशिश करी है कि ये रीजन है भाई। इसको आप थर्मोडायनेमिक्स के साथ, डेल्टा जी के साथ इस तरीके से रिलेट कर सकते, समझ में ये भी आ जाएगा। इससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना? इससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैंने जो 15-20 मिनट इस कॉन्सेप्ट पे खराब करा है, ये सिर्फ इसलिए कि आपको ऐसा सेटिस्फेक्शन का मिले कि ऐसा यार आज बढ़िया चीज पढ़ गया हूं मैं ना, आज मैंने इस तरीके से पढ़ा जो शायद कहीं और ना ही पढ़ा होगा, है ना? वो बस इसलिए मैंने बता दिया आपको, बस मतलब ऐसे ही खुशी के लिए कि आपको थोड़ी सी खुशी हो, है ना? मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया, है ना? अब है ना, अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं, है ना, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स को अगर मैं एक साथ लिख दूं, है ना, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर को अगर मैं एक साथ लिख दूं तो ये देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी में सबसे पहला फैक्टर है ये रहा, साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल। यस, साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि जो स्टेबिलिटी होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स की, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल मेटल। जितना छोटा साइज का सेंट्रल मेटल होता है ना, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है, बॉन्ड उतना ही मजबूत बनता है, और हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। बोलिए, आप याद करो, आप लोग ऐसे लिखते हो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn,
FeCO Ni Cu और Zn। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत क्लास 11th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है और अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट याद है तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग 3D सीरीज एलिमेंट्स में जो साइज का ऑर्डर लिखते थे, कुछ कुछ याद आया क्या? साइज ऐसे होती थी ना, ऐसे आके और लास्ट में जाके एकदम से इंक्रीज करती थी। मतलब जो इधर से आने पर डिक्रीज करता था साइज और फिर लास्ट में जाके एकदम से साइज इंक्रीज कर जाता था। कुछ कुछ याद है क्या तुम्हें? अगर मैं ये सारे +2 में लगा दूं तो इनकी साइज का जो ऑर्डर है वो क्या होगा? क्योंकि साइज पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इनकी जो साइज का ऑर्डर है तुम्हें कुछ कुछ याद है क्या? यस, तुम्हें साइज का ऑर्डर कुछ कुछ याद है क्या बेटा? यस, साइज का ऑर्डर कुछ कुछ याद है क्या? पक्का याद है ना? बहुत बढ़िया। तो मतलब ये जो साइज का ऑर्डर है ये आपको कब देखना है? एक सीरीज में देखना है ना। जैसे यहां पर ये सीरीज लिखी हुई है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं सर, साइज डिक्रीज करती थी। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करती थी, तो सर जो हमारा कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी था वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन सर जिंक की साइज एकदम से बढ़ जाती थी, इस वजह से Zn2+ का जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी Cu2+ वाले कॉम्प्लेक्स से कम होगी। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। यहां पर जाकर ये जो ऑर्डर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। यस, हाँ, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता था। साइज अगर डिक्रीज होगा सेंट्रल मेटल का तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है कॉम्प्लेक्स की, लेकिन लास्ट में जाके जिंक की साइज एकदम से बढ़ जाती थी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते, तो डी रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता था। तो जैसे ही बढ़ी, हमने कहा इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई है। जो Cu2+ कॉम्प्लेक्स है वो Zn2+ से ज्यादा स्टेबल होगा। यस, हाँ, FeCO Ni का साइज जो था वो लगभग सेम होता था, लेकिन क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ रहा, साइज लगभग सेम है लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो बढ़ ही रहा है ना, तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो मैंने साइज और Z इफेक्टिव को एक साथ इंक्लूड कर दिया। यस, ये पहला फैक्टर है, ध्यान रखिएगा इसका, साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल। फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर कौन सा आता था? चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल। अरे सर देखो, हमारा जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। बोलिए, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा मेटल का, इसका मतलब सर वो इलेक्ट्रॉन का उतना ज्यादा भूखा है, और इलेक्ट्रॉन का जितना ज्यादा भूखा है उसकी लिगेंड के साथ बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? है ना, ये आपका एक और फैक्टर हो गया। तीसरे फैक्टर में क्या देखना? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। सर ये भी मैं बता चुका हूं, स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। यस, ये सारी चीज हम लोग बात कर चुके हैं पहले, मैं बस ये लिखवा रहा हूं वापस आपके सामने। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, है ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। जितना लिगेंड इलेक्ट्रॉन आसानी से देना चाहता है उतनी ही अच्छी बात है सर हमारे लिए ना। वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बहुत अच्छी बात है सर, लिगेंड बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये मैं आपको बता चुका हूं, प्रेजेंस ऑफ चिलेट रिंग्स। यस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स, है ना, नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स। जितनी ज्यादा चिलेट रिंग्स हो उतना ही अच्छा है सर, उसको मैं अभी समझाया हूं डेल्टा एस एंट्रोपी वाले फैक्टर से, है ना। वो एंट्रोपी वाला फैक्टर नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट आप लोग ये ध्यान में रख सकते हैं, नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स, है ना, बहुत बढ़िया। और देखिए, हाँ, फॉर्मेशन कांस्टेंट अभी हम लोग बात कर ही रहे थे। यस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के फॉर्मेशन। हालांकि ये चीज बहुत ज्यादा काम में नहीं आती, लेकिन फिर भी आप लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के फॉर्मेशन, ठीक है। और एक Z इफेक्टिव भी आएगा। हाँ सर, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, सर ये बहुत सारे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, है ना, सेंट्रल मेटल का Z इफेक्टिव। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब आप लोग 3D 4D और 5D सीरीज में जाते हो तो डाउन द ग्रुप जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है सर, ये बता चुका हूं ना मैं। अरे बेटा, Z इफेक्टिव का जो ऑर्डर है वो 5D में सबसे ज्यादा, फिर 4D और फिर 3D। लेकिन ये फैक्टर आपको कब देखना है सर? ये फैक्टर देखना है इन ए सीरीज, है ना, इन ए ग्रुप, ऐसे मैं बोल सकता हूं, इन ए ग्रुप देखना है ना। 3D 4D एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 3D 4D और 5D सीरीज के अलग अलग। उस केस में आप लोग क्या देख सकते हो? Z इफेक्टिव देख सकते हो। बेटा आप जितना ज्यादा लिखोगे ना, ये लिखना ही तो है भाई। अरे ये सब कुछ लिखना था यार, कैसी बात कर रहे हो?
ये सब कुछ लिखना ही तो था, और क्या करना था? लिखने का मन नहीं कर रहा? अच्छा लो आओ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। जितना हमने पढ़ा है क्या हम उतने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? एक बार के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर क्लास छोड़ देंगे आपकी, है ना? फिर आपकी क्लास छोड़ देंगे, चिंता मत कीजिए। फिर उसके बाद आपकी क्लास छोड़ देंगे, चिंता मत कीजिए। आइए, हाँ बस 2 मिनट का मैं आपको ज्यादा टाइम लूंगा, है ना? बस मैं आपका 2 मिनट का टाइम लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपके सामने है, फटाफट से इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए जल्दी से। हाँ मैं आपके सामने बस बेटा 5-7 एग्जाम्पल है, ज्यादा नहीं है बेटा। बस 5-7 एग्जाम्पल है, बस ये लिख लो, फिर क्लास छोड़ देंगे, है ना? फिर क्लास छोड़ देंगे, चिंता मत करो, फिर क्लास छोड़ देंगे। यस हो गया क्या? अरे बोलो तो सर। देखो यहां सेंट्रल मेटल सेम है, बिल्कुल है सर। लिगेंड भी सेम है, तो ना तो मेटल का इफेक्ट ना लिगेंड का इफेक्ट, किसका देखना है फिर? ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं सर। ये +2 है और सर ये +3 है। अभी बोला था सेंट्रल मेटल का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। खत्म हो गया मामला। और बताओ सर। देखो दोनों जगह मेटल सेम, बिल्कुल सेम सर। यहां निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहां पर भी +2। अरे तो सर ना मेटल चेंज हो रहा ना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा। अरे मैंने कहा लिगेंड तो चेंज हो रहा है, ये तेरा WFL है। सर कैसी बात कर रहे हो, आज मामला काफी गड़बड़ है सर। ये WFL है और सर ये SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सर इस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बोलिए सर। यहां आइए सर, देखो NH3 सर कोबाल्ट है, यहां पर भी कोबाल्ट है, यहां पर भी कोबाल्ट है सर। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहां पर भी +3 और यहां पर भी +3। लेकिन सर देखो ना, यहां कोई चिलेशन नहीं है, यहां 2 रिंग्स हैं सर। यहां देखिए 3 रिंग्स हैं। अभी आपने बताया था नंबर ऑफ रिंग्स जितनी ज्यादा होती हैं स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। देख पा रहे हो आप लोग? यस सर। यहां देखिए कोबाल्ट +3, यहां पर भी कोबाल्ट +3, यहां पर भी कोबाल्ट +3, यहां पर भी कोबाल्ट +3। लेकिन सर लिगेंड अलग अलग है सर। यहां है कार्बन डोनर, देखिए ये इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। यहां है सर नाइट्रोजन डोनर, कार्बन डोनर ज्यादा डोनेट करता है, ज्यादा स्टेबल है सर। यहां देखिए ऑक्सीजन और सबसे लास्ट में हेलोजन। सर हेलोजन तो बहुत ही वीक डोनर होता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बहुत ही कम होगी। ये ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या बेटा? यस क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? बेटा बोलना पड़ेगा यार, कोई बोल ही नहीं रहा यार। मैं किस लिए पढ़ा रहा हूं ये सब कुछ? यहां देखिए सर, यहां देखिए सर, सुनो सुनो सुनो, यहां आओ देखो सर। देखिए मेटल अलग आ गया सर, ठीक है सर। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है सर, ये मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, मेटल अलग अलग है। लेकिन सर देखो निकल है 3D सीरीज का सर, पैलेडियम है 4D सीरीज का और ये है 5D सीरीज का। अरे सर अभी आपने बोला था Z इफेक्टिव बढ़ता है डाउन द ग्रुप जाने पर, तो सर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी आपके बॉन्ड की और हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। बोलो यहां आइए सर। सर यहां निकल है सर +2 में है, यहां पर भी निकल +2 में है। यहां सर DMG है और यहां ईएन है। तो मैंने कहा यार देख DMG जो था ना वो कितनी रिंग्स का, यहां ईएन तो 2 रिंग्स बनाएगा। यहां तो मुझे बता दे यहां कितने रिंग्स बनेगी, है ना? यहां कितनी रिंग्स बनेगी बता दे चला। अगर ये तूने बता दिया ना इसका मतलब तू ढंग से रिवाइज कर रहा है ना? इसका मतलब तू ढंग से रिवाइज कर रहा है चीज को, अगर तूने बता दिया तो। हाँ अगर तूने बता दिया तो कितनी रिंग्स बनेगी यहां? 21 रिंग। भाई साहब कह रहा 21 रिंग बनेगी, थप्पड़ मार दूंगा मैं। 4 रिंग। अरे लड़कों एकदम दिल खुश कर दिया तुमने। सर देखो 2 रिंग तो वैसे बनती थी DMG के साथ और 2 एक्स्ट्रा रिंग बनती थी। ये किसकी वजह से बनती थी? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अरे तुम्हें याद नहीं है क्या? रोजी रेड कलर का PPT बनवाया था मैंने, NiDMG। ओ अच्छा ये है क्या वो? हाँ ये है, रोजी रेड कलर का PPT बनता था वे, हैं? इतना बढ़िया शानदार PPT बनाया था। बताओ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से 2 एक्स्ट्रा रिंग का फॉर्मेशन हुआ करता था। यहां 4 रिंग बन रही है और यहां 2 रिंग बन रही है, तो सर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सर। बताइए। यस तो देखिए वैसे तो ना मतलब एक फैक्टर से ही आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए एक से ज्यादा फैक्टर अगर कहीं पर आ जाए, है ना, एक से ज्यादा फैक्टर अगर कहीं पर एक ही क्वेश्चन में पूछ लेना, हालांकि वो बहुत कम पूछा जाएगा ऐसा, तो आपको हमेशा प्रायोरिटी देनी होती है कार्बन डोनर। अगर कहीं लिगेंड कार्बन डोनर है तो उसको आपको प्रायोरिटी में सबसे पहले देना स्टेबिलिटी ऑर्डर में। फिर उसके बाद आपको जो नेक्स्ट इफेक्ट देखना होता है वो होता है चिलेशन, और फिर उसके बाद आपको देखना होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड।
है ना। अगर मान लीजिए कहीं पर आप लोग फंस जाओ, कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, आपको लग रहा है यार चिलेशन भी है और कार्बन डोनर भी है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? कार्बन डोनर को मिलेगी। बाकी अगर कार्बन डोनर के अलावा नहीं है कोई, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड को कम प्रायोरिटी दी जाती है हमेशा, किससे? चिलेशन से। यस बेटा, ईएन जो होता है वो एक ही रिंग बनाता है ना। ईएन एक ही रिंग बनाता है, और यहां पर 2 ईएन है तो 2 ही रिंग बनेगी। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 2 रिंग एक्स्ट्रा बनती थी। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। बस बस मेरी तरफ से आज का जो अध्याय है वो हो गया है खत्म। आज हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सीएफटी की एप्लीकेशन पढ़ी, और सीएफटी की जो एप्लीकेशंस थी उसमें, उन एप्लीकेशंस में हमने आज पढ़ा है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना। आज आपको डीपीपी आई है क्या? एक बार बताना जरा बेटा, डीपीपी आई है क्या आज? जल्दी बताओ, आज डीपीपी आई है क्या? ए मुन्ना जी, देख के बताना जरा, डीपीपी आई है क्या आज आपकी? आइए क्या? बोलो, फिर ठीक है, बहुत बढ़िया है फिर तो आज आप एकदम बढ़िया ढंग से डीपीपी करिएगा। और आज हमने बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ा बेटा, रिवीजन करके आइएगा बढ़िया से, है ना। और अगर आप लोग पीडब्ल्यू मॉड्यूल में से कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, है ना, पीडब्ल्यू मॉड्यूल में से आप लोग अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चन, मैं आपको बताऊं, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के जो क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के जो क्वेश्चंस है बेटा, वो 1 से लेके 21 तक कर सकते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चन 1 से लेके 21 तक कर सकते हैं, और सारे कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, ओके। और आप लोग अगर चाहें ट्रेन योर ब्रेन के क्वेश्चंस करना, अगर आप लोग क्वेश्चन करना चाहें ट्रेन योर ब्रेन के, तो वो कहां से कहां तक कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। हाँ, ये कर सकते हैं 1 से लेके 28 तक, है ना। आप लोग ये भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं प्रारंभ में से दे देता हूँ ना, टॉपिक वाइज हैं तो वहां पर मैं प्रारंभ में से दे देता हूँ। प्रारंभ, यस, मैं प्रारंभ में से आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। वीबीटी 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 वीबीटी, ओके ओके, आउटर ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिक्स, ठीक है ठीक है। आप 1 से लेके 34 तक क्वेश्चन कर सकते हैं, 34 तक। ये क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। बाकी आज खूब सारे क्वेश्चंस हो गए, आप लोग दिल खोल के क्वेश्चन निपटाइएगा बढ़िया ढंग से, है ना। और अगली क्लास में आने से पहले मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि आप लोग रिवाइज करके आइएगा, ठीक है, अच्छे से एकदम जबरदस्त रिवाइज करें। हाँ, पीवाईक्यूज तो करो ना, पीवाईक्यूज करने से तो मजा आएगा तुम्हें। पीवाईक्यूज करने से ही तो तुम्हें पता लगेगा कि जो तुम्हारे नोट्स हैं, जो तुम्हें लिखवाए जा रहे हैं, जो इतना टाइम तुम लोग दे रहे हो, और जो मतलब मेरी क्लास में आप लोग आ रहे हो, तो क्या आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो क्या, या सिर्फ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बस टाइम पास ही कर रहा हूं, है ना। ठीक है, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस करें, मेरे हिसाब से आप लोग कर पाओगे सारे क्वेश्चंस, अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नोट्स अच्छे से पढ़ना, क्योंकि नोट्स इस तरीके से लिखवाए हैं ना, एक ही चीज को इतनी बार इतनी बार इतनी बार, जो एक्सेप्शन है 2 बार 3 बार 4 बार, बार बार वो रिपीट हो, इस तरीके से बताया गया है कि वो रिपीटेशन और रिपीटेशन से वो चीज हमारे दिमाग में घुस जाए, है ना। तो वो लोग, आप लोग वो सारी चीजें जरूर करें। और डीपीपी में भी मैं ठीक क्वेश्चंस दे रहा हूं, लगभग 15 के लगभग क्वेश्चंस होते हैं, ताकि उनसे भी आपको हेल्प हो। और हर क्लास के बाद अगर आप लोग डीपीपी के 15 क्वेश्चन कर लेते हो, क्लास के क्वेश्चंस कर लेते हो, तो ऐसा करके हर क्लास में आपके 25-30 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि एक काफी ठीक ठाक अमाउंट होता है। फिर आपके पास मॉड्यूल है तो उसके क्वेश्चन कर लो, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई बुक है तो उसके क्वेश्चन कर लो, है ना। ठीक है, डन है, तो खत्म करें अगर तुम लोग कहो तो क्लास को। यस, क्या कहती है जनता? ऑल राइट, हाँ जी। तो देखो, कल वाली मतलब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, कलर कैसा होता है। जोन टेलर डिस्टोर्शन करके एक छोटी सी चीज होती है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हो सकता है कल हम लोग कुछ आगे की भी चीजें भी, कार्बोनाइल्स वगैरह, उनके बारे में बातें स्टार्ट कर दें। लेकिन सीएफटी कल खत्म हो जाएगा, एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी में पहली एप्लीकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टेबिलिटी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। कल हम लोग कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपसे वापस मुलाकात करेंगे कल। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।